ये कहानी शुरू होती है एक लड़की से जो बुरी तरह चिल्ला रही थी कि हिज मैजेस्टी ऐसे बस उसे छोड़कर नहीं जा सकते। उसके ये बोल कि वो उनकी लाइफ पार्टनर है लड़के पर जरा भी असर नहीं कर रहे थे। एम्परर एलेक्स कैसा का चेहरा उसकी वाइफ के कितने भी आंसू बहने पर जरा भी नहीं बदला, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने कभी भी रुबेलिया को अपनी ओनली वन नहीं माना। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों सोच रही थी। लड़के ने उसे एम्प्रेस आयशा की याद दिलाई, जिसे वो हमेशा सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन समझती थी। ये सुनकर एम्परर ने एक ताना मारते हुए हंसी और लड़की को देखते हुए कहा कि वो बस अपने ही इल्यूजन्स में जी रही थी। तभी रुबेलिया को आखिरकार एहसास हुआ कि अब उसके लिए सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो गया है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका अपना हस्बैंड उसके साथ इतना क्रूअल हो सकता है। उसी पल एलेक्स ने अपनी नई वाइफ को गले लगाया और कह दिया कि वो रुबेलिया से उसका एम्प्रेस का स्टेटस छीन रहा है। एम्प्रेस आयशा ने बस अपनी प्यारी सी आंखें झपकाईं और चुपचाप पूरा सीन देखती रहीं, क्योंकि वो खुद को क्यूट दिखाना चाहती थीं। फिर वो अचानक मुड़ी ताकि एम्परर की एक्स वाइफ से नजर न मिले। वहीं दूसरी तरफ रुबेलिया ने सामने खड़े इन दोनों लोगों की तरफ पूरी ताकत से देखा, जैसे कि उनमें एक बूंद भी उसकी तरफ हमदर्दी मिले। लेकिन कैसा ने उसकी आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी, ये बताते हुए कि उसने तो बस उसके पिता ब्लैंच का इस्तेमाल किया था। पूर्व एम्प्रेस को यकीन नहीं हो रहा था कि उसे कभी में सच में प्यार किया ही नहीं गया और पूरी शादी एक झूठ थी। उसने मजबूरी में अपने हाथ एम्परर की तरफ बढ़ाए, उम्मीद करते हुए कि शायद वो मजाक कर रहे हों या फिर ये सब बस एक बुरा सपना हो। लेकिन नहीं, रुबेलिया जितना भी चिल्लाती रही, ठंडी फर्श पर बैठी रही, उसके आसपास कुछ भी नहीं बदला। मुख्य किरदार इस किताब की लड़की का इतना दुखद अंत सही ही नहीं पा रही थी। ये सोचकर वो डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एम्परर अपनी वाइफ से बस अलग होकर अलग क्यों नहीं रह सकता। ये कहानी एक ऐसी लेडी के बारे में थी जो एक रोमांस में फंस जाती है, जहां वो एम्प्रेस बनती है और एम्परर का प्यार जीत लेती है। ऐसे प्यार वाली किताबें बहुत थीं, क्योंकि इस तरह का कपल वाला प्लॉट आम था। लेकिन रीडर ये नहीं समझ पा रही थी कि एम्परर ने अचानक रुबेलिया से प्यार क्यों करना छोड़ दिया, जिससे उसने शुरू में बस एक मैरिज ऑफ कन्वीनियंस किया था। लेकिन आखिर में वो एक और लड़की से प्यार करने लगा और अपनी पहली और वफादार वाइफ को छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि रुबेलिया, जिसकी देखभाल सर्वेंट्स ने भी बंद कर दी, ठंड लगने से हुई बीमारी से मर गई। और इसके बाद रूलर ने एक नई एम्प्रेस को सिंहासन पर बैठा दिया, जो पहले सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन थी। इसी वजह से हीरोइन को इस नॉवल का वो कैरेक्टर बेहद घटिया इंसान लगा, क्योंकि उसने रुबेलिया को इतना दर्द दिया। वो अपनी नॉवल में इतनी खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि आधी रात होने वाली है। लेकिन उसे सुबह जल्दी उठना था, इसलिए देर से सोना ठीक नहीं था। तो वो जल्दी से बिस्तर पे चली गई ताकि कल के काम के लिए थोड़ा तो एनर्जी वापस पा सके। लेकिन उसकी हैरानी की कोई हद नहीं रही। जब वो उठी तो अपने शरीर में नहीं थी, जैसा कि सोने से पहले उसने सोचा था। उसके चारों तरफ ओल्ड फैशन्ड लेकिन साफ सुथरा और शानदार फर्नीचर था और बहुत ही स्पेशियस रूम्स थे। साथ ही उसने तुरंत नोटिस किया कि आसपास के लोग मॉडर्न कपड़ों में नहीं थे और चुपचाप झुककर उसे सलाम कर रहे थे। और अब उसका खुद का लुक भी बिल्कुल अलग था। उसकी अपीयरेंस से लेकर कपड़ों तक सब कुछ बदल चुका था। हीरोइन किसी तरह बुक के माइनर कैरेक्टर रुबेलिया के शरीर में आ गई थी, जो कोरिया से थी। लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक ये सब कैसे और क्यों हुआ। वो एकदम इस लड़की के शरीर में आ गई थी। शुरू में लेडी को लगा कि ये सब बस एक सपना है। उसने खुद को जगाने की पूरी कोशिश की, कभी खुद को चुटकी काटी, कभी हाथ से अपने गाल थपथपाए। लेकिन बाल्टी से डाला गया ठंडा पानी भी उसे जगा नहीं पाया, बस उसके अपने सर्वेंट को डरा दिया। आखिर में लड़की को मानना पड़ा कि वो बिल्कुल भी सो नहीं रही है, तो अब उठने की कोशिश करना बेकार था। तब वर्तमान वाली रुबेलिया ने सोचा कि पहले उसे खुद को शांत रखना होगा और पैनिक नहीं करना है। लड़की ये नहीं समझ पा रही थी कि इतनी शांत और आज्ञाकारी एम्प्रेस, जिसके शरीर में वो आ गई है, उसे मेन क्यों नहीं बनाया गया। अचानक लेडी ने अपनी मेड्स को हिज मैजेस्टी के बारे में बात करते सुना और समझ गई कि वो उसके हस्बैंड के बारे में बात कर रही हैं। अब तो वो उसे बिल्कुल भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि नॉवल में उसी ने रुबेलिया की जिंदगी को लिविंग हेल बना दिया था। फिर भी हीरोइन ने सर्वेंट से कहा कि मुझे जितना हो सके उतना ब्यूटीफुल बना दो। मेड्स तो काफी समय से अपनी मिस्ट्रेस की लुक में कुछ नया करना चाहती थी, तो ये मौका पाकर वो बहुत खुश हो गईं। लड़कियां जल्दी जल्दी ज्वेलरी और क्लोथ्स लेने भाग गईं और एम्प्रेस को अभी अकेला छोड़ दिया। उनका ये जोश देखकर लेडी को अपनी असिस्टेंस के लिए अफसोस हुआ, क्योंकि वो सच में उसकी मदद करना चाहती थी। असल में हीरोइन का रुबेलिया की जिंदगी जीने का बिल्कुल इरादा नहीं था, बल्कि उल्टा वो एम्प्रेस का टाइटल छोड़ना चाहती थी।
हालांकि लेडी को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और आउटफिट उसके बालों से एकदम परफेक्ट मैच कर रहा था, फिर भी मिस का चेहरा गंभीर ही रहा। उसने इधर उधर देखा और अंदाजा लगाया कि मेड्स उसे हिज मैजेस्टी के ऑफिस में ले आई हैं। जब हीरोइन अंदर गई तो एलेक्स ने उसे प्यार से मुस्कुराकर देखा, क्योंकि वो अपनी पहली वाइफ का काफी समय से इंतजार कर रहा था। वो उसकी जिंदगी में पहली बार था जब उसने उस आदमी को सामने देखा था और उसे देखकर हैरान रह गई कि वो कितना हैंडसम है। लेकिन एम्परर ने अपनी वाइफ के इमोशंस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया। उसने पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो रुबेलिया ने साफ कहा कि उसके पास अपने हस्बैंड से मिलने की कोई खास वजह नहीं है। एलेक्स ने उसे बैठने का इशारा किया। उसे देखते हुए लेडी ने सोचा कि एम्प्रेस को वाकई बहुत मुश्किल हालात में जीना पड़ता है। हीरोइन ने अंदाजा लगाया कि वो नॉवल में मेन स्टोरी शुरू होने से पहले आ गई है और आयशा को पैलेस में आए सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। इस वक्त एलेक्स बस रुबेलिया से थोड़ा थोड़ा ठंडा पड़ना शुरू ही कर रहा था, क्योंकि उसका ध्यान अपनी कॉन्क्यूबाइन की तरफ जाने लगा था। एम्परर ने खुद नोटिस किया कि उसकी वाइफ खुद ज्यादा ही सोच में डूबी हुई है, तो उसने पूछा कि बात क्या है। रुबेलिया ने बनावटी प्यार और चीयरफुलनेस के साथ मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, उसके साथ वाकई कुछ हुआ है। एलेक्स को ये उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लेडी आमतौर पर बेहद चुप रहती थी। वो थोड़ा हैरान रह गया और फिर सबको चौंकाते हुए रुबेलिया ने मुस्कुराते हुए एम्परर से कहा कि वो उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दे। शुरुआत में एम्परर को लगा कि उसकी वाइफ मजाक कर रही है, क्योंकि ऐसे शब्द तो पूरी तरह से इंसुलेंस माने जाते थे। लेकिन लेडी इस बार पहले से कहीं ज्यादा सीरियस थी और पूरी तरह से तैयार थी कि उसके शब्द सुनकर उसका हस्बैंड बस गुस्सा ही होगा। आखिरकार पैलेस में बिताए सारे वक्त में रुबेलिया ने अपने अफेयर्स अच्छे से संभाले थे और इंटरनल इश्यूज को हल किया था। स्टोरी के हिसाब से थोड़ा सा भी लव और अप्रूवल पाने के लिए उसने एम्परर को आयशा के साथ रहने की इजाजत दे दी थी। लेकिन प्रेजेंट हीरोइन का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो सच में डिवोर्स चाहती थी। रुबेलिया ने कहा कि वो काफी समय से इस बारे में सोच रही है और उसे लगता है कि यही उनके लिए सबसे अच्छा आउटकम है। लेकिन एम्परर ने अपनी वाइफ की बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि पिछले 3 साल में उसने अपनी ड्यूटीज बखूबी निभाई थी। फिर भी लड़की जिद पकड़ ली कि वो एक वर्थलेस एम्प्रेस है और इसलिए इस पोजीशन से बाहर निकलना चाहती है। हीरोइन ने साफ ऐलान कर दिया कि वो बोली कि वो खुद को अब रूलर की वाइफ के काबिल नहीं मानती और अपने हस्बैंड को देखती रही इस उम्मीद में कि शायद वो उसकी बात समझ पाए। एलेक्स चुपचाप उस लेडी को देखता रहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि उसकी इस ब्यूटीफुल और इंटेलिजेंट हेड में आखिर चल क्या रहा है। फिर उसने पूछा, क्या एम्प्रेस इस बात से नाराज है कि वो हाल ही में खुद उससे मिलने नहीं आया? मिस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रूलर इस नतीजे पर पहुंचेगा, तो वो उसे हैरानी से देखती रह गई। एलेक्स ने अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और समझाया कि एम्पायर में कुछ कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स चल रहे थे। ये सुनकर कि अब उसका हस्बैंड रोज उससे मिलने आएगा, लेडी ने नर्वसली अपने ड्रेस को कसकर पकड़ लिया। उसे बिया की हीरोइक डेथ अच्छी तरह याद थी और इसी वजह से उसने एम्परर की एक भी बात पर यकीन नहीं किया। मीठी मुस्कान के साथ हीरोइन ने कहा कि उसका हस्बैंड यकीनन उससे कहीं बेहतर किसी को ढूंढ लेगा जो उसकी जगह ले सके। लड़की ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर आयशा एम्प्रेस बन जाए तो भी उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन रूलर चुप रहा, जिसे प्रेजेंट रुबेलिया को काफी हैरानी हुई। अचानक एलेक्स ने कहा कि उसे कॉन्क्यूबाइन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसने समझाया कि उसने इस लेडी को पैलेस में सिर्फ इसलिए लिया था ताकि दूसरे स्टेट्स के साथ कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो सके। एम्परर ने यह भी जोड़ा कि आयशा यहाँ सिर्फ 6 महीने से है और वो उसे अट्रैक्ट नहीं करती। मुस्कुराते हुए उसने कहा कि उसकी फर्स्ट वाइफ की जगह लेना इतना आसान नहीं है, तो रुबेलिया को डरने की कोई वजह नहीं है। रुबेलिया ने अपने हस्बैंड के एक्सप्रेशन को गौर से देखा और समझ गई कि वो सोच रहा है कि वो आयशा से जेलस है। लेकिन लेडी ने साफ कर दिया कि वो कॉन्क्यूबाइन को अपना राइवल मानती ही नहीं है। उसने खुलकर एम्परर से कहा कि उसने बस ये महसूस किया है कि वो एम्प्रेस के रोल के लिए सूटेबल नहीं है और यही वजह है कि वो डाइवोर्स चाहती है। एक बार फिर कोमल मुस्कान के साथ लेडी ने एम्परर से कहा कि वो उसे शांति से जाने दे। लेकिन रूलर के चेहरे से साफ था कि उसे अपनी ही वाइफ का ये प्रपोजल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अचानक उसने मिस से पूछा, क्या तुम्हारे फादर तुम्हें ऐसा करने देंगे? आखिरकार उन्होंने ही तो तुम्हारी शादी मुझसे करवाई थी। हीरोइन को तुरंत याद आया ड्यूक ब्लेन, जो इस नॉवल की स्टोरी में शायद ही कभी नजर आता था। उसे हैरानी हुई कि रूलर ने उसके फादर का जिक्र भी किया, क्योंकि उनका आपस में कोई खास कम्युनिकेशन नहीं था।
वो अमीर आदमी जिसने पिछले एम्परर का ट्रस्ट खो दिया था, अब पूरी कोशिश करता था कि करंट एम्परर को खुश रखे। इसीलिए फादर ने खुद ऑर्डर दिया था कि रुबेलिया की शादी रूलर से कराई जाए ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। रुबेलिया नहीं जानती थी कि ड्यूक ब्लेन और एलेक्स के बीच कैसी अग्रीमेंट हुई थी, पर वो बस अपने लिए एक पीसफुल लाइफ चाहती थी। इसलिए लड़की ने कहा, एम्पायर के लॉज के हिसाब से हस्बैंड और वाइफ की म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स हो सकता है। हीरोइन ने पहले ही सारे लीगल आर्टिकल्स पढ़ रखे थे, इसलिए उसे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो सही है। लेकिन रूलर ने आपत्ति जताई। एम्पायर के हिस्ट्री में कभी भी किसी एम्परर ने डिवोर्स नहीं लिया। एलेक्स को ये कॉन्वर्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं आई, इतना कि उसने गुस्से से दांत भी भींच लिए। उसने नाराजगी से पूछा, आखिर तुम इस डिवोर्स को चाहती ही क्यों हो? और साफ कहा कि वो अब भी इस बात से सहमत नहीं है। उसके नज़र में फर्स्ट एम्प्रेस की पोजीशन को ऐसे ही छोड़ना नामुमकिन था। रुबेलिया इस आउटकम के लिए पहले से तैयार थी, इसलिए उसके एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया। अचानक एलेक्स ने कहा, वो लड़की के लिए कुछ भी करने को तैयार है, सिवाय उस डिवोर्स के जिसकी वो इतनी जिद कर रही है। हीरोइन ने तय कर लिया कि वो इन शब्दों का पूरा फायदा उठाएगी। एम्परर ने महसूस किया कि उसकी वाइफ के दिमाग में कुछ चल रहा है, इसलिए उसने उसे एम्बिगुअसली एक्ट ना करने की चेतावनी दी। मिस बस हल्का सा मुस्कुराई, क्योंकि अब उसके दिमाग में एक्शन का प्लान पूरी तरह बन चुका था। अपने दिमाग में प्लान पहले ही बना चुकी रुबेलिया डायलॉग खत्म होने पर आज्ञाकारी अंदाज में एम्परर के सामने झुक गई, मानो उसने हार मान ली हो। लेकिन हकीकत में वो इतनी आसानी से गिव अप करने वाली नहीं थी। वो सर ऊंचा करके वहां से निकल गई। उसे समझ आ गया था कि डाइवोर्स पाने के लिए उसे एक और डिटेल्ड स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। हीरोइन अपने रूम की तरफ कॉरिडोर में चल रही थी कि अचानक सामने से कोई आता दिखा। वो थी एक मासूम सी दिखने वाली लड़की, काले बाल, नाजुक काया, मीठा चेहरा। ये और कोई नहीं बल्कि सेकंड एम्प्रेस या कहें एम्परर की कॉन्क्यूबाइन आयशा थी, जो हाल ही में पैलेस में आई थी। न्यू कमर के चेहरे से साफ था कि उसने भी यहाँ फर्स्ट एम्प्रेस को देखने की उम्मीद नहीं की थी। रुबेलिया के पास उससे कहने को कुछ नहीं था, तो उसने नजर फेर ली और बस निकलने का सोचा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली सेकंड वाइफ ने खुद आगे बढ़कर बड़े दोस्ताना अंदाज में ग्रीटिंग दी, जैसे दोनों पुरानी सहेलियां हों। कॉन्क्यूबाइन के उलट एम्प्रेस इस मुलाकात से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो बस अपने कमरे पहुंचना चाहती थी। हीरोइन ने नोटिस किया कि आयशा जानबूझकर एक फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन का नाटक कर रही है, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं था। रुबेलिया ने ठंडे लहजे में पूछा, वो यहाँ क्या कर रही है? आयशा ने जवाब दिया, वो हिज मैजेस्टी से मिलने आई है। ये सुनकर रुबेलिया को थोड़ी हैरानी हुई, हालांकि उसने पहले से ऐसे नतीजे की उम्मीद रखी थी। वो सेकंड एम्प्रेस से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए जाने लगी। लेकिन तभी आयशा ने फर्स्ट वाइफ को रोक लिया। पता चला वो उसे कुछ कहना चाहती है। रुबेलिया ने हल्की सी नाराजगी के साथ पूछा, अब क्या कहना है? उसने उम्मीद नहीं की थी कि कॉन्क्यूबाइन अचानक ये कहेगी कि वो दोनों एलाइज हैं और एक दूसरे के साथ सीक्रेट्स शेयर करने चाहिए। आयशा ने मीठी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक खतरनाक और शिकारी सी चमक छिपी थी। आयशा कितनी भी मासूम दिखे, लेकिन उसके अगले सवाल ने हवा बदल दी। क्या फर्स्ट एम्प्रेस एम्परर का ध्यान खींचने का कोई नया तरीका ढूंढ रही है? ये सुनते ही रुबेलिया एकदम ठिठक गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये औरत उस पर सीधा सीधा ऐसा इल्जाम लगाएगी। तभी हीरोइन को एहसास हुआ कि कॉन्क्यूबाइन उतनी सीधी साधी नहीं थी जितना उसने पहले सोचा था। प्लॉट के हिसाब से आयशा असल में मीठे लफ्जों में जहर घोलने वाली निकली। रुबेलिया हल्के से मुस्कुराई, ये सोचकर कि वो कितनी गलत थी। ये लड़की असल में मीन थी। आयशा ने रुबेलिया की मुस्कान देखी और पूछा, क्या बात है, मैंने कुछ फनी नहीं कहा? रुबेलिया और जोर से हंस पड़ी। नहीं, बस मुझे ये सिचुएशन बहुत मजेदार लग रही है। फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, सेकंड एम्प्रेस, आप बस उसी चीज की रखवाली कर रही हैं जो असल में आपकी है ही नहीं। उसके ये शब्द सुनकर आयशा का चेहरा तमतमा गया। उसे ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि एलेक्स पूरी तरह उसका नहीं है। रुबेलिया ने उसकी झुंझलाहट नोटिस की और उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। आज की बाजी उसने जीत ली थी। वो मुड़ी और कहा, एम्परर को आप अपने पास ही रखिए, मुझे उनकी कोई जरूरत नहीं। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि एलेक्स और आयशा कितने साल साथ जिए, बस शर्त ये थी कि वो दोनों उसकी जिंदगी में दखल न दे। हीरोइन पहले ही तय कर चुकी थी कि वो इस कहानी की विलेनेस बनेगी और अपनी आने वाली जिंदगी के लिए उसके पास अपना ही प्लान था। वैसे भी एम्परर ने खुद कहा था कि इंपीरियल ट्रेजरी पूरी तरह उसके अधिकार में है। अब रुबेलिया समझ गई थी कि अपने असली संसार में लौटना नामुमकिन है, तो क्यों ना यहाँ अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। रुबेलिया ने सोच लिया था, अगर वो यहाँ अपनी मर्जी से जी रही है तो इसमें बुरा क्या है। उसी दिन फर्स्ट एम्प्रेस ने अपना प्लान अमल में लाना शुरू कर दिया। उसने नौकरों को आदेश दिया,
उसका सामान उठाकर ले जाया जाए। ये देख आयशा घबराकर बाहर आ गई। ये मेरे एस्टेट के बाहर क्या हो रहा है? रोबेलिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ओह, मेरा महल अभी रेनोवेशन में है, तो मैं अपनी प्यारी कॉन्क्यूबाइन के साथ रहने आ रही हूँ। आयशा के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। वो चाहती थी कि अपने एस्टेट में चैन से अकेली रहे, लेकिन यही तो रोबेलिया चाहती थी, उसे चिढ़ाना, उसे असहज करना, क्योंकि अब वो तय कर चुकी थी, वो असली विलेनेस बनेगी। उसका पहला कदम सीधा अपने प्रतिद्वंदी के महल में शिफ्ट होना। आयशा ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसके साथ ऐसा कर सकता है, और अब उसके पास कोई वक्त नहीं था कुछ करने या रोकने का। किताब के हिसाब से जब एलेक्स ने रुबेलिया से मुंह मोड़ लिया था, तो नौकरों ने भी उसकी परवाह करना छोड़ दी थी। इसी वजह से वो बीमार पड़ गई और जल्दी ही उसकी मौत हो गई थी। भले ही आयशा किताब में सादगी से जीती थी, लेकिन एम्परर ने उसके महल को लग्जरी से भर दिया था। रुबेलिया को पता नहीं था कि तलाक कब होगा, तो उसने पहले अपने एस्टेट की मरम्मत का बहाना बनाया और उसी बहाने आयशा के साथ रहने का फैसला। एक नकली खुश मिजाज मुस्कान के साथ उसने आयशा को ऐलान किया, कुछ दिन हम साथ रहेंगे, मजा आएगा। आयशा ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन रुबेलिया ने चुपचाप वार किया, अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं तो तुम अपने ही महल से बाहर जा सकती हो। आयशा ने चिल्लाकर कहा, ये एस्टेट मेरा है, तुम्हें कहने का कोई हक नहीं। रुबेलिया बस खामोश खड़ी उसकी हर प्रतिक्रिया को ध्यान से देख रही थी। रुबेलिया सीधी अपनी प्रतिद्वंद्वी के पास गई और मीठे लहजे में बोली, हम दोनों तो अच्छी लड़कियां हैं, तो क्यों ना साथ रहें। आयशा कुछ भी कह नहीं पाई। अंदर से वो इस हालात को नफरत करती थी, लेकिन बाहर से मजबूरी में चुप रहना पड़ा। उसने अपने चेहरे पर बनावटी मासूमियत लाई, हल्के से पलके झपकाई और पूछा, क्या सम्राट को ये सब पसंद आएगा? रुबेलिया को पहले से अंदाजा था कि वो ये सवाल जरूर पूछेगी। उसका चेहरा बदला नहीं, बस हल्की हंसी आई। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अब ये अचानक कितनी चिंतित और मीठी बन गई है। उसे पता था आयशा सीधा जाकर एम्परर से शिकायत करेगी, लेकिन रुबेलिया को परवाह नहीं थी। उसने नकली आभार जताते हुए कहा, मेरे पति के सामने मेरी इज्जत की फिक्र करने के लिए शुक्रिया। अब आयशा और बर्दाश्त नहीं कर पाई, कुछ कहे बिना वहां से भाग गई। कुछ देर बाद जब रुबेलिया आराम से चाय पी रही थी, तभी एम्परर एलेक्स अचानक गुस्से में अंदर आया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा, आयशा ने बताया कि तुम दोनों साथ रह रही हो, इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। रुबेलिया बस हंस दी, मैंने तो बस वही किया जो आपने कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। वो पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी थी, क्योंकि वो सिर्फ वही कर रही थी जो हिज मैजेस्टी ने उससे करने की इजाजत दी थी। एम्परर को महसूस हुआ ये औरत जानबूझकर उसे भड़काना चाहती है, और यही सोचकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। रुबेलिया को पता था कि उसे डांट पड़ेगी, लेकिन उसने मन ही मन ठान रखा था कि वो आखिरी सांस तक विलेनस बनकर खेलेगी। रुबेलिया ने सीधा पूछा, अगर आपको ये महल चाहिए तो? उसने एलेक्स को एक बार फिर याद दिलाया, आपने ही तो कहा था कि मैं जो चाहूं कर सकती हूं। एलेक्स बस अपनी पत्नी को घूरता रह गया, क्योंकि वो जानता था वो बिल्कुल सही कह रही है। वो कुछ भी जवाब नहीं दे सका। उसने लाख कोशिश की कि इस चालाक एम्प्रेस को मात दे पाए, जो उससे तलाक लेना चाहती थी, लेकिन रुबेलिया को अपनी ताकत का पूरा एहसास था, इसीलिए वो मुस्कुराती रही। आखिरकार एलेक्स ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, जो चाहो करो। रुबेलिया के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। अब उसके राह में कोई रुकावट नहीं थी। उसे हैरानी थी कि एम्परर इतनी आसानी से तलाक के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा, लेकिन उसने इस पर कुछ नहीं कहा। बस एक शर्त रखी, शोर मत मचाना, अपने ही भले के लिए। रुबेलिया को यह सुनकर अजीब लगा। वो सोच रही थी, जब मुझे जो चाहे करने की छूट है तो ये शोर वाली बात क्यों? आत्मविश्वास से भरी उसने जवाब दिया, देखेंगे कॉन्क्यूबाइन का बर्ताव कैसा रहता है। उसे पूरा यकीन था आयशा इतनी चुप नहीं बैठेगी, लेकिन वक्त बीता और कुछ भी नहीं हुआ। इस दौरान रुबेलिया ने महल को सजाने संवारने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब उसके पास उतनी ही नहीं, बल्कि आयशा से भी ज्यादा शाही चीजें थी। हालांकि आयशा उस महल में उससे कहीं पहले से रह रही थी। फिर भी दूसरी एम्प्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये चुप्पी रुबेलिया को हैरान कर रही थी। महल कितना भी बड़ा हो, दोनों का सामना अक्सर हो ही जाता था। ऐसे पलों में आयशा जानबूझकर अनदेखा कर देती, न देखती न सुनती। रुबेलिया को साफ दिखता था इस नाइंसाफी का दर्द, लेकिन दिक्कत ये थी कि रुबेलिया अब तलाक के लिए कोई नया कारण ढूंढ ही नहीं पा रही थी, और यही बात उसे परेशान कर रही थी। चाहे वो कुछ भी कर ले,
एम्परर रुबेलिया को वो तलाक देने को तैयार नहीं था, जिसकी उसे इतनी चाहत थी। लेकिन रुबेलिया जानती थी, असली कहानी में उसका किरदार सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था और वो इस रोल में ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। अब जबकि शांति से रहना उसके बस की बात नहीं थी, उसने ठान लिया, ठीक है, अब असली विलन बनकर ही मजा लेंगे। उसने नौकरों को बुलाया और आदेश दिया, किसी को भेजो, मैं नए कपड़े चुनना चाहती हूं। रुबेलिया ठान चुकी थी, वो इस महल में खुलेआम शाही जिंदगी जिएगी, ना कि उस उदास दबे कुचले कैरेक्टर की तरह जैसा वो उपन्याद में थी। कुछ ही देर बाद पहली एम्प्रेस साधारण चोगा पहने मेहमानों का स्वागत कर रही थी। नौकर चाकर आपस में फुसफुसा रहे थे, सुना है उसने अपने सारे पुराने कपड़े फेंक दिए हैं। कुछ और सेवक बोले, हाँ, बाकी तो हमें ही दे दिए। और इस वक्त रुबेलिया रेशमी मुलायम कुर्सी पर बैठी आराम से इंतजार कर रही थी कि उसे नए डिजाइन दिखाए जाएं। सबसे पहले एक मशहूर डिजाइनर आगे आया। उसने आदर से पूछा, महारानी जी, ये डिजाइन आपको कैसे लगे? उसने एक खास कैटलॉग रुबेलिया के हाथ में दिया, जिसके हर कपड़े का रंग और स्टाइल उसके बालों से मैच करता था। रुबेलिया ने गौर से देखा, बुरे नहीं हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। उसने ऐसा शानदार कपड़ा जिंदगी में कभी नहीं पहना था, छूने की हिम्मत तक नहीं की थी। कभी वो अपनी हर कमाई अपने भाई की पढ़ाई के लिए देती थी, ताकि वो विदेश में पढ़ सके। इस चक्कर में वो खुद भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले पाई थी। लेकिन फिर उसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब भाई और पिता फिर से पैसों के लिए उस पर निर्भर हो गए। रुबेलिया ने साफ कह दिया, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी, तुम जो चाहो करो। भाई और पिता ने मनाने की कोशिश की, रोके, समझाए, यहां तक कि ताने भी मारे, लेकिन रुबेलिया अब किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। भले ही रुबेलिया ने अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन वो अभी अपने परिवार को पैसे भेजती थी। फर्क बस इतना था कि अब उसकी जिंदगी वैसी नहीं थी जैसी पहले की नायिका की थी। पहले वो ऐसे कपड़े पहनने के लिए घुटनों के बल गिरने को भी तैयार हो जाती, बस एक पल के लिए, ऐसी शानो शौकत महसूस करने के लिए। आज एक मशहूर डिजाइनर खुद उसके सामने खड़ा था, आंखों में उम्मीद कि रुबेलिया उसकी कला की तारीफ करेगी। लेकिन वो अब विलन का किरदार निभा रही थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब तो बेहद घटिया है, और फिर तंज कसते हुए बोली, शायद सिर्फ तुम ही हो जो इतना भद्दा डिजाइन बना सकते हो। डिजाइनर को पहले लगा शायद उसने गलत सुना है। उसने दोबारा पूछा, लेकिन रुबेलिया ने फिर वही कहा और मांग की कि वो उसे अपनी बाकी कलेक्शन भी दिखाए। पहली बार उस डिजाइनर को किसी ने उसकी कलाकृतियों को फटे पुराने चिथड़े कहा था। झुकते हुए वो बोला, महारानी जी, आपके लिए तो बस यही ड्रेस बनाई थी, नई ड्रेस बनाने में 2 महीने लगेंगे। 2 महीने? रुबेलिया के पास इतना वक्त नहीं था। तभी उसे याद आया, अगले हफ्ते आयशा की इसी डिजाइनर से मुलाकात तय थी। इंपीरियल नोबिलिटी के कपड़े हमेशा ऑर्डर पर ही बनते थे, क्योंकि शाही घराने बर्दाश्त नहीं करते थे कि कोई और उनके जैसे कपड़े पहने। और कॉन्क्यूबाइन आयशा डिजाइनर्स के लिए एक खास और हाई प्रोफाइल क्लाइंट थी, जिसका चुना हुआ लिबास अखबारों की सुर्खियों में आता था और पूरे समाज का ध्यान खींचता। लेकिन इस बार डिजाइनर ने कहा, दूसरी पत्नी के लिए जो डिजाइन है वो सिर्फ उसी पर जच सकता है। उसके लहजे से रुबेलिया समझ गई कि आयशा ने अभी तक उस ड्रेस का स्केच बुक नहीं किया है। ये सोचकर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई और उसने सख्ती से कहा, कैटलॉग लाओ अभी। फिर उसने हाथ हिलाया और सुरक्षा गार्ड्स को बुला लिया। डिजाइनर के चेहरे का रंग उड़ गया, और हां, ये चाल काम कर गई। डिजाइनर घबराहट में भागा और बाकी सारे स्केचेस लेकर आ गया। रुबेलिया ने उन्हें एक एक कर देखा और हैरानी की बात, वो सारे डिजाइन्स चुन बैठी। डिजाइनर की आंखें फैल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि पहली महारानी एक साथ 14 ड्रेस चुन लेंगी। लेकिन रुबेलिया ने कैटलॉग बंद करते हुए मुस्कान के साथ कहा, मुझे ये 14 चाहिए और किसी बहस की गुंजाइश नहीं। असल में वो उन्हें पहनने का इरादा रखती ही नहीं थी। उसका प्लान था तलाक के बाद उन्हें धीरे धीरे बेच देना। थोड़ी देर बाद सम्राट की मीटिंग में एक काउंट ने मुद्दा उठाया, महारानी ने कपड़ों पर बहुत पैसा उड़ा दिया है। बाकी लोग भी उसका साथ देने लगे। पहली बार उन्होंने इतना खर्च होते देखा था। राजमहल के करीबी लोग सम्राट एलेक्स को समझाने लगे कि उनकी पहली पत्नी ने कम समय में भारी रकम खर्च की है। एलेक्स चुपचाप सुनता रहा, लेकिन अंदर से उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। एक काउंट को यह समझ नहीं आया। वो फिर बोला, महाराज, हमारी बात तो सुन लीजिए। एलेक्स ने हल्के से उंगलियां टेबल पर बजाना शुरू कर दिया।
ये इशारा था कि अब उसका सब्र जवाब देने वाला है। लेकिन वो लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, बस रुबेलिया के खर्चे को लेकर इशारे ताने मारते जा रहे थे। एलेक्स के लिए ये सब बेकार की बकवास थी। अकृतज्ञ रईसों के मुंह से निकला शोर। आखिरकार वो और बर्दाश्त ना कर सका। ठंडी नपीतुली आवाज में पूछा, बस कर लिया तुम लोगों ने? सारी सभा सन्न हो गई। काउंट्स के दिल की धड़कनें तेज, सांसें थमी हुई। एलेक्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं चुप इसलिए था क्योंकि देखना चाहता था कि तुम लोग कितना नीचे गिर सकते हो। फिर उसने सबको याद दिलाया, क्या तुम्हें वो कविता याद है, हमारा साम्राज्य हमेशा समृद्ध रहेगा? एक काउंट अभी भी नहीं समझा, लेकिन एलेक्स ने सीधे जवाब दिया, 2-4 कपड़ों से हमारी दौलत खत्म नहीं हो सकती। मैं सम्राट हूं और मेरे दरबार को सबसे शाही दिखना चाहिए। उसके बाद कोई भी काउंट बोलने की हिम्मत न कर सका। सभी ने सिर झुका लिया। तभी एलेक्स ने अचानक नजर घुमाई उस शख्स की तरफ जो अब तक चुपचाप बैठा। फाइनेंसर इस बात से और भी ज्यादा डर गया। तभी लड़के ने तेज नजरों से देखते हुए पूछा, क्या सच में तुम्हें मेरी चॉइसेस और डिसीजंस पर शक है? वो आदमी घबराकर बेवजह सफाई देने लगा। तब एलेक्स ने साफ कह दिया कि उसने एक बार गलती से उसे इस पोस्ट पर बिठा दिया था। ये सुनकर वो अरिस्टोक्रेट बिल्कुल हैरान रह गया, क्योंकि उसे ऐसे फैसले की उम्मीद ही नहीं थी। वो वहीं जड़ हो गया। डर था कि आगे क्या सुनना पड़ेगा। आखिर में रूलर ने उसे फायर कर दिया और सजा के तौर पर 3 महीने के लिए हाउस अरेस्ट दे दिया। जैसे ही गार्ड्स उसे ले जा रहे थे, फाइनेंसर अलग अलग तरीके से एलेक्स से रिक्वेस्ट करता रहा कि अपना फैसला बदल दे, लेकिन सब बेकार था। इसके बाद बाकी सारे अरिस्टोक्रेट्स को एम्प्रेस के खिलाफ अपना गुस्सा बिल्कुल भूल गया। उन्होंने तो यहां तक मान लिया कि एम्परर की पहली वाइफ को पहले से भी ज्यादा महंगे कपड़े पहनने चाहिए। रूलर ने फिर पूछा, किसी को मेरी बात से कोई ऑब्जेक्शन है? जब सब चुप रहे तो उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि पहली वाइफ को एक एक्सपेंसिव ड्रेस दे दी जाए। सेक्रेटरी ने बिना किसी सवाल के झुककर आदेश मान लिया। इसके बाद जब काउंट्स पर उसने अपना कंट्रोल बना लिया तो रूलर ने असली मीटिंग आगे बढ़ाई। मीटिंग खत्म होने के बाद एम्परर अपने सेक्रेटरी के साथ कॉरिडोर में चलते हुए रिजल्ट्स पर चर्चा करने लगा। रूलर बहुत खुश था कि वो कितनी चालाकी से फाइनेंसर को उसकी पोजीशन से हटा पाया। ये वो काफी समय से करना चाहता था। असिस्टेंट ने याद दिलाया कि अच्छा होगा अगर एलेक्स पर पावर का गलत इस्तेमाल करने का शक ना हो, वरना अफवाह फैल जाएगी कि एम्परर बहुत कैप्रिशियस इंसान है। ये सुनकर एलेक्स ने कहा कि वैसे भी उसे गवर्नेंस के बारे में अभी ज्यादा समझ नहीं है, लेकिन उसका मानना है कि अरिस्टोक्रेट्स का रिस्पेक्ट पाने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें इतना डरा देना कि वो लाइन में रहें। साथ ही रूलर ने एक पागलपन भरी मुस्कान दी, जिससे साफ हो गया कि उसे और कुछ मायने नहीं रखता। एम्परर ने साफ कह दिया कि मेरे बारे में जितनी ज्यादा बुरी अफवाहें होंगी मुझे उतना ही मजा आएगा, और अगर मुझे अच्छी रेप्यूटेशन की फिक्र होती तो मैं अपने ही पिता को तख्त से नहीं उतारता। वो अपने मास्टर की बातें ध्यान से सुन रहा था और समझ गया कि उसमें बहस करने लायक कुछ भी नहीं है। बूढ़े आदमी को अच्छी तरह याद था कि मौजूदा रूलर को किस हालात में सिंहासन मिला था। एलेक्स ने अपने लगभग सारे दुश्मनों को हरा दिया था और इस तरह अपने एम्पायर की सीमाएं काफी बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी कई यंग अरिस्टोक्रेट्स थे जो उसके खिलाफ खड़े होने को तैयार थे। सेक्रेटरी जानता था कि अब तक एम्परर ने उन्हें बड़ी चालाकी से इग्नोर किया है और उनकी सारी चालें नाकाम कर दी हैं, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि एम्प्रेस क्या सोचेंगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनके पति ने उन्हें एक और ड्रेस भेजी है। ये गिफ्ट बहुत जल्द एक खूबसूरत बॉक्स में लेडी तक पहुंचा, जिसकी उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रिबेलिया की जिज्ञासा ने समझदारी पर जीत पाई और उसने फौरन पैकेट खोल दिया। सोचिए, लड़की की कितनी हैरानी हुई जब उसने देखा कि उस ड्रेस पर कितनी कीमती पत्थर जड़े हुए थे। ऊपर से वो पूरी तरह गोल्ड थ्रेड से सिली हुई थी, जिससे वो आउटफिट और भी महंगा और एलिगेंट लग रहा था। हीरोइन ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा जब वो इतना शानदार और महंगा कपड़ा अपने हाथों से छू सकेगी। उसने नौकरों से पूछा कि ये ड्रेस कहाँ से आई है। उन्होंने तुरंत बताया कि इसे उनकी मैजेस्टी ने खुद पर्सनली भेजा है। यहाँ तक कि एक असिस्टेंट को याद था कि ये आउटफिट एम्परर के ऑर्डर पर बहुत जल्दी सिला गया था। पहली एम्प्रेस ये सुनकर हैरान रह गई थी कि इस ड्रेस की कीमत एक पूरे कासल जितनी है। उसे समझ आ गया कि वो इसे कभी पहन नहीं पाएगी, क्योंकि डर था कि जरा सा पसीना भी इसे खराब कर देगा। लेडी अब भी नहीं समझ पा रही थी कि रूलर ने ये ड्रेस क्यों भेजी। तभी नौकर को याद आया कि उसके साथ एक लेटर भी था। एलेक्स ने उसमें लिखा था कि वो सच में उम्मीद करता है कि अगली बार मिलने पर वो अपनी वाइफ को इस आउटफिट में देखे। लेकिन जो आगे लिखा था उसने लड़की को और भी उलझन में डाल दिया, क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। हीरोइन को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि एम्परर ने क्या प्लान किया है, क्योंकि कहानी में तो उसे उसकी परवाह ही नहीं थी। अचानक मेड ने उसे उसकी गहरी सोच से बाहर निकाला और कहा, मैम, ये ड्रेस वाकई बहुत खूबसूरत है।
रिबेलिया ने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ तक के नौकर भी मानेंगे कि उन्होंने इतनी खूबसूरत चीज कभी नहीं देखी। लेकिन लड़की खुद इस बात से सच में खुश नहीं थी कि आखिरकार वो उसके पास आ गई है। इतना कीमती तोहफा मिलने पर असिस्टेंट ने अचानक कह दिया कि सच्चाई हमेशा जीतती है, और तभी रूलर की नजर उस पर पड़ गई। ये सुनकर हीरोइन और गहरे सोच में पड़ गई कि आखिर ये सब हो क्या रहा है और इस गिफ्ट के पीछे क्या मतलब है। अचानक एक और लड़की ने उस ज्यादा बोलने वाली मेड को डांट दिया, क्योंकि उसने अपनी जबान को ज्यादा ही खोल दी थी। असिस्टेंट ने तुरंत एम्प्रेस को झुककर माफी मांगी कि वो यूं ही बकबक करने लगी। लड़की को इतना डराया हुआ देखकर हीरोइन हल्का सा मुस्कुराई और बोली, सब ठीक है। ये सुनकर बाकी असिस्टेंट्स भी शांत हो गए, जिन्हें डर था कि उनकी दोस्त को सजा मिल जाएगी। लेकिन मौजूदा रिबेलिया अब उन मेड से नाराज नहीं हो सकती थी, जो हमेशा उसके लिए सच्चे दिल से फिक्र करती थी। वो दिल से उनकी शुक्रगुजार थी कि वो हर हाल में उसके साथ रहती हैं। हाँ, एक बात से उसे थोड़ा दुख था कि ये लड़कियां असल में समझ ही नहीं पाती कि उसे वास्तव में किस चीज की जरूरत है। लेकिन मिस का उन्हें डांटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके पास इससे भी ज्यादा जरूरी काम थे। जैसे कि अभी तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस ड्रेस का करे क्या, जिसकी कीमत एक पूरे कासल जितनी थी। एक तरफ वो पहले से कहीं ज्यादा शाही ठाट से जीना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ उसे यकीन नहीं था कि एम्परर ने यूं ही दिल के नेक इरादे से उसे ये तोहफा भेजा है। हर शाम कई अरिस्टोक्रेट्स इंपीरियल पैलेस में जुटते थे गपशप और दावत के लिए। हीरोइन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये परंपरा तीसरे एम्परर के समय से अब तक चली आ रही है। पिछली रेबेलिया ने इस इवेंट की प्लानिंग बहुत ही बारीकी से की थी, और मौजूदा रेबेलिया भी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसे एक लिमिटेड बजट में ही सब कुछ जितना हो सके उतना शाही और शानदार सजाना था। डॉक्यूमेंट्स पढ़ते ही लेडी हैरान रह गई। इतनी सटीक कैलकुलेशन हर किसी के बस की बात नहीं थी। तभी एक शख्स उसके पास आया और बोला कि मिस ने हमेशा की तरह इस शाम को बेहद खूबसूरती से सजाया है। ये आदमी था काउंट बैटेट, जिसे हीरोइन अच्छी तरह याद करती थी, क्योंकि वो इस नोवेल की कहानी में एक छोटा सा किरदार था। उसने उसकी बातें सुनी, लेकिन मन ही मन सोच रही थी कि ये मामूली कैरेक्टर यहाँ कर क्या रहा है। मिस को याद आया कि वो आयशा का असिस्टेंट था, और एक वक्त ऐसा भी आया था जब उसने पिछली रेबेलिया से सिंहासन छीन लिया था। हीरोइन की नजर में वो पूरी तरह से एक बेवकूफ इंसान था। इसलिए वो अचानक उठ खड़ी हुई और सीधे उसके पास जाकर बात करने लगी। बैटेट ने एम्प्रेस का चेहरा देखा और हैरान रह गया। वो हंस रही थी। हीरोइन ने बिना किसी झिझक के कह दिया कि तुम मुझे इतनी नकली मुस्कान से मत देखो, तुम्हारी बातें मेरे दिल को बिल्कुल भी नहीं छूती। बैटेट कुछ समझ ही नहीं पाया। उसने कहा कि वो सच में उसकी मेहनत की तारीफ कर रहा था, लेकिन रोबेलिया ने तंज कसते हुए कहा, अजीब है, पिछले 3 सालों में तो तुमने कभी मेरा शुक्रिया तक नहीं किया। काउंट के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो घबरा गया और चुप हो गया। एम्प्रेस ने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप शान से मुड़कर वहां से चली गई, उसे अकेला छोड़कर। अब उसे फर्क नहीं पड़ता था कि काउंट क्या कहता है, क्योंकि असली रेबेलिया तो पहले ही जा चुकी थी और हीरोइन को उसकी परवाह नहीं थी। उपन्यास की उस पुरानी लेडी को याद करके उसे थोड़ा दुख हुआ, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। अभी इन जज्बातों का वक्त नहीं था। पहली एम्प्रेस के लिए अब सबसे जरूरी था बाकी की शाम सुकून से बिताना। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और अपने पति को देखा। वो अपने असिस्टेंट्स के बीच पूरी महफिल का केंद्र बना हुआ था। पत्नी होने के नाते वो उसकी हैरान कर देने वाली खूबसूरती नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। भले ही उसने पूरा नॉवल पढ़ा था, लेकिन उसमें लिखी पंक्तियां भी इस शासक की आधी खूबसूरती बयां नहीं कर सकती थी। वो उसे देख ही रही थी कि अचानक उसकी नजर भी उससे टकरा गई, जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और किसी अजीब वजह से एलेक्स वहीं खड़ा चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। एलेक्स कुछ दूरी पर खड़ा था और बस चुपचाप लड़की की आंखों में देख रहा था। रिबेलिया ने भी इस अजीब सी स्थिति को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अचानक एक रखेल भागते हुए सम्राट के पास पहुंची। चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलक रहा था। आयशा ने मीठी मुस्कान के साथ एलेक्स से कहा कि उसे बेहद खुशी है कि वो इस शुक्रवार की डिनर पार्टी में मिले। लेकिन सम्राट ने दूसरी एम्प्रेस से एक शब्द तक नहीं कहा, बस चुपचाप उसकी ओर देखा। लड़की ने हार मानने के बजाय खुद ही सम्राट का हाथ थाम लिया, ताकि सबके सामने उससे और करीब दिख सके। बाकियों के लिए ये इशारा थोड़ा अजीब था, लेकिन रिबेलिया को पता था कि आयशा ही इस कहानी की असली नायिका है। फिर भी पहली एम्प्रेस अब तक आयशा की कुछ नजरों के मायने समझ नहीं पा रही थी, इसलिए वो बस किनारे खड़ी चुपचाप देखती रही, जबकि रखेल सम्राट से लिपटी हुई थी। आयशा ने कहा कि वो इस डिनर का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, ताकि सबके साथ एक ही टेबल पर खाना खा सके। एलेक्स ने हैरानी से कहा कि ये डिनर तो हर हफ्ते होता है, फिर इतना इंतजार क्यों? रिबेलिया उसकी बातें ध्यान से सुन रही थी, जब अचानक आयशा ने ऐसे दिखाया मानो अनजाने में कह दिया हो कि उसे उनका परिवार पसंद है। थोड़ा आगे चल रहे सम्राट ने अपनी दूसरी पत्नी से कहा कि ऐसी बातें मत कहा करो।
लेकिन हीरोइन ने तुरंत समझ लिया ये गलती जानबूझकर की गई थी, बस ध्यान खींचने के लिए। पहली पत्नी ने आयशा को देखते हुए सोचा शायद वो किसी मौके का इंतजार कर रही है जब वो उसे चोट पहुंचा सके। लेकिन हीरोइन के मन में कुछ और ही था। वो सीधी गई और मैरिस नाम के आदमी के चेहरे पर शराब यानी कि वाइन उछाल दी। विलहेल्म नाम का एक आदमी हैरान रह गया। साफ था कि यह काम जानबूझकर किया गया था, लेकिन रिबेलिया ने ऐसा जताया जैसे गलती से ग्लास हाथ से छूट गया हो और फिर हल्का सा हंसती। भीड़ में तुरंत हलचल मच गई। सबने अपनी अपनी फुसफुसाहट शुरू कर दी। कॉन्क्यूबाइन ने अपने खूबसूरत चेहरे पर डर का भाव ऐसे दिखाया जैसे कोई बेहतरीन अदाकारा हो। मार्की ने खुद को बचाने के लिए चिल्लाकर कहा कि लेडी ने जानबूझकर उस पर वाइन डाली है। हीरोइन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो पहले ही माफी मांग चुकी हूं, क्या इतना काफी नहीं? लेडी बार बार जोर देती रही कि वो बेगुनाह है, लेकिन वो आदमी एक शब्द भी मानने को तैयार नहीं था। तभी पहली पत्नी ने ऐलान किया, मेरे हाथ तो। ये कहते ही रबेलिया ने अपना हाथ पीछे खींचा और पूरे जोर से मैरिस पर चला दिया। विलहेल्म को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा और उसका सिर जोर से एक तरफ झटक गया। रबेलिया के चेहरे पर एक अलग ही संतोष था। आखिरकार वो अपनी विलन वाली भूमिका निभा रही थी। दरअसल कुछ रात पहले ही उसने अपनी नौकरानियों की गुप्त बातचीत अनजाने में सुन ली थी। वो आपस में शिकायत कर रही थी कि मैरिस यानी विलहेल्म उनका पीछा करता है और उन्हें चिट्ठियां तक भेजता है। ये बताते हुए एक नौकरानी के हाथ डर से कांप रहे थे। रबेलिया को हैरानी हुई जब उसे पता चला कि ये घिनौना काम कोई और नहीं बल्कि शादीशुदा मार्किस विलहेल्म कर रहा था। नौकरानियां आगे बातें करती रहीं, इस बात से बेखबर कि उनकी बात कोई सुन रहा है। उन्होंने कहा कि उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि इतना उच्च कुल वाला आदमी ऐसा गिरेगा। यहां तक कि अफवाहें थी कि उसकी पत्नी को भी एक बार लगभग विलहेल्म के बेच दिया गया था। नौकरानियों को लगता था कि मैरिस की पत्नी बहुत मजबूत और सहनशील है, जो अपने पति की हर हरकत बर्दाश्त करती है। लेकिन रबेलिया जानती थी ये लड़कियां उस हवस के प्यासे रईस का सामना नहीं कर पाएंगी। सबसे ज्यादा उसे इस बात ने भड़काया कि विलहेल्म की उम्र उन नौकरानियों से लगभग 30 साल ज्यादा थी। इतना बूढ़ा होकर ये लड़कियों के पास आने की हिम्मत कैसे कर सकता है, उसने मन ही मन सोचा। उस रात की वो बातचीत रबेलिया के दिल में आग की तरह जल रही थी। उसने ठान लिया कि इस आदमी को किसी भी कीमत पर सजा मिलेगी। गहरी सांस लेकर उसने अपने गुस्से को इकट्ठा किया और आज इस डिनर में उसे वो मौका मिल गया। ये बदला सिर्फ उस मासूम सहायक के लिए नहीं था, बल्कि पिछली रबेलिया के लिए भी था, जिसकी जिंदगी भी ऐसे ही बुरी तरह बीती थी। इसलिए वो अब बड़े आनंद से मैरिस को सबके सामने पीट रही थी और ये आदमी पूरी तरह इसके लायक था। भीड़ हैरानी और अविश्वास के साथ साम्राज्ञी को देख रही थी। यहां तक कि आयशा भी अपनी प्रतिद्वंदी का ऐसा रूप देखकर चुपचाप हो गई थी। रबेला बार बार उस पर प्रहार करती रही। यही उसका बदला था। उसे यकीन था कि यहां मौजूद कोई भी रईस उसे रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। तभी दूसरी एम्प्रेस ने महसूस किया कि सम्राट ने चुपचाप अपना हाथ उससे हटा लिया। एलेक्स ने जोर से अपनी पहली बीवी का नाम पुकारा, क्योंकि वही अकेला था जो उस पर असर डाल सकता था। रिबेलिया को उम्मीद थी कि सम्राट उसे रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने बस हल्की सी मुस्कान देकर जवाब दिया। फिर भी जाते जाते उसने मार्की को आखिरी बार पैरों के बीच ऐसी चोट मारी कि वो जिंदगी भर उसे याद रखे। आसपास खड़े सब लोग और भी ज्यादा हैरान रह गए, क्योंकि विलहेल्म के लिए ये तरीका बिल्कुल फॉरबिडन टेक्निक माना जाता था। ये उसके लिए सबसे आखिरी और सबसे दर्दनाक वार था जो वो झेल सकता था। वो आदमी तुरंत फर्श पर गिर पड़ा और पहली बार जिंदगी में इतना तेज दर्द महसूस करके चिल्ला उठा। लेकिन रिबेलिया के मन में बस यही आया कि उसे अपनी एक्यूरेसी पर और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद वो जैसे ही मुड़ी, सम्राट ने फिर से उसे बुलाया और उसे हैरानी हुई कि वो उसके पास तक आ चुका था। एलेक्स के चेहरे से साफ लग रहा था कि वो अपने गुस्से को बमुश्किल कंट्रोल कर रहा है। वो पहली महारानी पर बहुत गुस्से में था, लेकिन ये बात उस औरत को जरा भी डराने वाली नहीं थी, क्योंकि वो ऐसे रिएक्शन के लिए पहले से तैयार थी। एलेक्स की आंखें जैसे कह रही थी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जो इतना बड़ा हंगामा कर दिया। उसने सबके सामने अपनी बीवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? रिबेलिया थोड़ी घबरा गई, लेकिन जल्दी से बोली कि सम्राट ने सब गलत समझा है। उसने जो भी किया पूरे होश में किया, क्योंकि वो डिवोर्स चाहती थी। उसे डरी सहमी आयशा के लिए अच्छा करने में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। हीरोइन को लगा था एलेक्स खुश होगा, लेकिन उल्टा उसने गुस्से में पूछ लिया, इतना गड़बड़ क्यों किया? ये सुनकर लड़की इतनी चौंक गई कि उसे समझ ही नहीं आया क्या जवाब दे। फिर अचानक राजा का गुस्सा उदासी में बदल गया, जो मिस ने बिल्कुल नहीं सोचा था। इसके बदलाव से हीरोइन सम्राट को ऐसे देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। एलेक्स ने गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत थक चुका हो, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोला।
इसके बाद ही एलेक्स ने कहा, अगर तुम इस तरह बर्ताव कर सकती हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी सीक्रेट नहीं है। लेकिन तभी उसने नोटिस किया कि उसकी बीवी के हाथ जख्मी है, तो तुरंत डॉक्टर बुलाने का आदेश दिया। ये देख रिबेलिया के मन में आया कि क्या ये मुझे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उसने सम्राट से कहा, मार्कस विल्हेम को डॉक्टर की अभी ज्यादा जरूरत है। लड़की की हैरानी की बात यह थी कि सम्राट ने शिकार को मदद करने में बिल्कुल सख्ती नहीं दिखाई। हीरोइन समझ ही नहीं पाई कि वो अब उसके पीछे पीछे क्यों घूम रहा है। डॉक्टर ने उसके हाथ देखकर कहा कि बस थोड़ी सी खरोचे हैं, फिक्र करने की कोई बात नहीं। फिर भी न जाने क्यों एलेक्स ने उससे कहा कि जो भी संभव हो सब करो। इतना सुनकर रिबेलिया और भी सतर्क हो गई, क्योंकि नॉवल में तो शासक ने कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। मिस ने उसके चेहरे को गौर से देखा, जैसे वहां अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जब उनकी नजरें मिली तो शासक ने अचानक एक हल्की सी मुस्कान दे दी, जैसे इशारा कर रहा हो कि सब ठीक हो जाएगा। लड़के ने ऐसा मोड़ बिल्कुल नहीं सोचा था, इसलिए वो थोड़ी शर्मिंदा सी होकर जल्दी से नजरें फेर ली। आसपास खड़े अरिस्टोक्रेट्स भी आपस में फुसफुसाने लगे कि महाराज पहली एम्प्रेस के बारे में बहुत चिंतित लग रहे हैं। मेहमानों को ये देखकर हैरानी हुई, क्योंकि एम्परर तो हमेशा आयशा पर ही ज्यादा ध्यान देता था। लेडी ने ये सारी बातें सुन ली और मन ही मन चीखने का मन हुआ कि उसके और उसके पति के बीच कुछ भी नहीं है। उल्टा वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी कि एम्परर उससे नफरत करे, लेकिन अब तक वो इसमें नाकाम रही थी। जब डॉक्टर ने हीरोइन की जांच की तो एलेक्स ने कहा कि उसकी चोट के कारण वो डिनर जारी नहीं रख सकती। इस पर शासक ने अपनी पहली पत्नी की आंखों में देखा और उसे हल्का सा आंख मार दी, जो लेडी ने नोटिस की। एम्प्रेस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि एम्परर कब से उसे क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वो फिर से शर्मिंदा हो गई। उधर शासक ने खुद लेडी का हाथ थाम लिया, जो उठने वाली थी, क्योंकि वो उसके साथ बाहर जाना चाहता था। हीरोइन ने महसूस किया कि कैसे तुरंत ही सबकी नजरें उस पर टिक गई। उसने आयशा की तरफ भी देखा ताकि समझ सके कि इस समय सबका ध्यान खो देने पर वो क्या महसूस कर रही होगी। और सच में वो लड़की अंदर से बेहद गुस्से में थी, भले ही वो इसे जाहिर ना कर रही हो। हीरोइन को इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि दूसरी एम्प्रेस इतनी परेशान दिख रही थी, क्योंकि चारों तरफ बस पहली पत्नी और उसकी स्थिति की ही चर्चा हो रही थी। लेडी को यकीन था कि कल के अखबार में जरूर ये खबर छपेगी कि एलेक्स ने सबके सामने उसके साथ कैसा व्यवहार किया। अचानक मिस के दिमाग में आया कि शायद एम्परर का यही प्लान है। वो तलाक के मामले में जनता की राय से डर रहा था, लेकिन जितना भी रिबेलिया अब उसके चेहरे को देख रही थी, वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। मिस को लगा जैसे वो एम्परर के हाथों में खिलौना बन गई है और वो खुद ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो पूरे इवेंट को संभाल रहा था और मानना पड़ेगा कि बिना तैयारी के भी वो ये काम बखूबी कर रहा था। तभी आयशा ने बातचीत में कदम रखा और एक हल्की सी मुस्कान के साथ रिबेलिया के ड्रेस की तारीफ। वो बोली कि उसे इतने भारी भरकम और लग्जरी ड्रेस से ज्यादा कुछ सिंपल और सादगी वाला पहनना पसंद है। पहली एम्प्रेस को समझ नहीं आया कि दूसरी बीवी ये सब क्यों कह रही है, क्योंकि उसे लगा ये बस एक बेकार सा ड्रामा है। नॉवेल के हिसाब से आयशा, जो कि मेन कैरेक्टर थी, उसे हमेशा गरीब और इसलिए बहुत बचत करने वाली दिखाया गया था। उसी इमेज को बनाए रखने के लिए उसने कहा कि इतने महंगे कपड़े पहनकर उसे शर्म महसूस होती है। ये सुनकर कई अरिस्टोक्रेट्स मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो लड़की को उतनी ही मीठी और मासूम मानते थे जितनी वो दिखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रिबेलिया साफ देख सकती थी कि आयशा बस भीड़ को इम्प्रेस करने का नाटक कर रही है और ये उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर भी मिस ने इस बारे में कुछ करने का इरादा नहीं किया। पहली बीवी तो उसे याद दिलाने वाली थी कि वो खुद भी एक फैशन डिजाइनर से मिलने वाली है, लेकिन एलेक्स ने अचानक रिबेलिया का ध्यान बटा दिया और साथ ही अपनी दूसरी बीवी की बात भी बीच में काट दी। ये देख आयशा भी चौंक गई। तभी एम्परर ने नोटिस किया कि पहली एम्प्रेस ने वो महंगा ड्रेस ट्राई ही नहीं किया जो उसने कल गिफ्ट में दिया था। ये सुनकर हीरोइन थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया एलेक्स ने ये टॉपिक अभी क्यों उठाया। उसने एलेक्स के चेहरे को गौर से देखा, मानो अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही हो कि वो अच्छे रिलेशन का दिखावा क्यों कर रहा है। मिस को सबसे बुरा ये लगा कि सब लोग एम्परर की बात को सच मान रहे थे। रिबेलिया को गुस्सा इस बात पर आया कि उसके पति की बातें बस पब्लिक ओपिनियन सही रखने के लिए हैं, इसलिए उसने जानबूझकर माहौल और अजीब करने का फैसला किया और बोल दिया कि ऐसे सिंपल ड्रेस जैसे गिफ्ट तो उसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। इसके बजाय एम्प्रेस ने हल्की सी शरारती मुस्कान के साथ अपने पति से पूरा किला, बल्कि एक पूरा शहर मांग लिया। ये सुनकर अरिस्टोक्रेट्स के बीच हलचल मच गई। सब हैरानी से चर्चा करने लगे। हीरोइन खुद भी अपनी इस डिमांड से काफी खुश थी, क्योंकि अगर वो एम्परर होती तो ऐसे डिमांड को बिल्कुल बेतुका मानती। लेकिन जब उसने एम्परर की तरफ देखा तो उसे गुस्से के बजाय एक अजीब सी संतुष्ट मुस्कान दिखी। रिबेलिया को ये उम्मीद नहीं थी। फिर एलेक्स ने मुस्कुराते हुए दोबारा पूछा, क्या वो सच में शहर चाहती है?
इसके बाद उसने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा कि एक पूरा बड़ा शहर भी उसके लिए काफी नहीं होगा। और तो और एलेक्स ने सबके सामने बोल दिया कि उसे लगता है कि पूरी एम्पायर भी एम्प्रेस से तुलना नहीं कर सकती। शायद ज्यादा ही सभ्य बनने के अंदाज में एम्परर ने मिस से पूछा क्या वो उसकी स्टेट की बुनियाद और उसकी अकेली बीवी नहीं है। ये सुनकर लड़की नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाई, बल्कि मन ही मन सोचने लगी क्या इसके दिमाग में सब ठीक है। वो हकीकत में तलाक चाहती थी, ना कि पूरे इंपीरियल खजाने को उड़ा देना, जैसा उसका पति अब बड़ी मेहरबानी से उसे ऑफर कर रहा था। एक पल को तो रिबेला को डर लगा कि कहीं सच में राजा उसे ऐसा ड्रेस ना दे दे जिसकी कीमत पूरे शहर के बराबर हो। तभी अचानक आयशा ने उनकी बातचीत में एंट्री मार दी और बोली कि उसे इतना महंगा आउटफिट देने की कोई जरूरत नहीं है। रेबेला ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये कॉन्क्यूबाइन इतनी सीधी साधी बनने का नाटक जारी रखेगी। उधर आयशा ने यह भी जोड़ दिया कि इंसान की वैल्यू उसके कपड़ों से नहीं बदलती, इसीलिए अगर एम्परर उसके साथ रहता है तो उसके लिए एक सिंपल सा आउटफिट ही काफी है। जो भी नोबल लोग या मीठी मीठी और नर्म बातें सुन रहे थे वो खुशी खुशी उसी का साथ देने लगे, लेकिन रेबेला को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आयशा इतनी अजीब बातें कह सकती है। फिर अचानक हिज मैजेस्टी, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, ने आयशा से पूछ लिया कि ये सब क्या कह रही है। एलेक्स कॉन्क्यूबाइन पर गुस्सा हो गया कि वो कह रही है कि उसके पास कुछ नहीं, जबकि राजा खुद उसे एक बड़ा बजट अलॉट कर चुका है। आयशा को उम्मीद नहीं थी कि थोड़ी मॉडेस्ट बनने की कोशिश में उसे डांट पड़ जाएगी, तो वो समझ नहीं पा रही थी कि जवाब क्या दे। एम्परर ने साफ कह दिया कि गरीब बनने का नाटक करके वो असली गरीब लोगों की बेइज्जती कर रही है। रेबेला ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी, क्योंकि नॉवेल में राजा ने कभी दूसरी एम्प्रेस को डांटा नहीं था, ये पहली बार था। इतना कि आयशा तनाव में अपना ड्रेस अपनी हथेलियों में कसकर पकड़ने लगी और दांत बीचते हुए धीमी आवाज में बोली कि वो राजा की हर बात समझ गई है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं। लेकिन रेबेला पर इस माफी का कोई असर नहीं हुआ। उसे पक्का यकीन था कि आयशा फिर से मीठा बनने का नाटक करेगी। अब रेबेला को सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि एलेक्स ने नॉवेल में कभी ऐसी बातें कही थी या नहीं। कितनी भी कोशिश करे उसे याद नहीं आ रहा था कि ऐसा कोई डायलॉग हुआ हो। हॉल में मौजूद लोग अब भी थोड़े हैरान थे, जिसका मतलब था कि हीरोइन अभी भी अपने असली मकसद से काफी दूर थी। लेकिन मिस को यह भी समझ में आ गया कि इस वक्त कोई बड़ा फैसला लेना मुमकिन नहीं, तो उसने सोचा कि कम से कम खाना ही खा लिया जाए। तभी रेबेला को एहसास हुआ कि यहाँ तक कि अरिस्टोक्रेट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे ही सब लोग अथॉरिटेटिव अंदाज में बिहेव कर रहे थे, अचानक एलेक्स ने गेस्ट्स के बीच की चुप्पी तोड़ी और पूछा कि क्या कोई उनके साथ ड्रिंक करेगा। तो फर्स्ट एम्प्रेस ने बाकी गेस्ट्स की तरह एम्परर के साथ अपना ग्लास उठा लिया, लेकिन किसी वजह से उस लेडी के अंदर एक अजीब एक्साइटमेंट आ गई और उसने ठान लिया कि वो अपने पति से ज्यादा पीकर ही मानेगी। जब अल्कोहल का असर हेरोइन के दिमाग पर चढ़ा तो वो थोड़ी वाइल्ड हो गई और सबको ये बताने लगी कि कौन सा खाना कब सर्व करना है। अरिस्टोक्रेट्स लेडी की बातें सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो सर्वेंट्स के काम में इतनी पिकी निकलेगी। रिबेलिया तक ये सारी बातें और र्यूमर्स पहुंचे, जिससे वो और गुस्से में आ गई। लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे ये सब अच्छा भी लग रहा था। दूसरी तरफ आयशा कोशिश कर रही थी कि जितना हो सके स्वीट और क्वाइट बिहेव करे, ताकि लोगों के मन में उसके लिए अच्छे इमोशंस आए। लेकिन फर्स्ट एम्प्रेस को किसी की ओपिनियन की कोई परवाह नहीं थी और वो अलग अलग तरह का खाना खाती रही। एलेक्स अपनी वाइफ के बिहेवियर को ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये साफ नहीं था। डिनर पार्टी के बाद रिबेलिया कुछ दिन आयशा के महल में ही रही और किसी को कोई परेशानी नहीं दी। कुछ दिनों बाद उसे डचेस सिलोन से टी के लिए इनवाइट करने वाला एक लेटर मिला। हीरोइन समझ नहीं पा रही थी कि इस नोबल लेडी के बारे में क्या सोचे, क्योंकि वो नॉवेल में कभी मेंशन नहीं हुई थी, इसलिए इस इनवाइट का रीजन उसके लिए एक रहस्य था। मिस ने शुरुआत में ही रिबेलिया रेल के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे से देखे थे, लेकिन उनमें सिलोन का नाम नहीं था। एम्परर के दिमाग में अब भी ये पॉसिबिलिटी थी कि ये अननोन डचेस उसकी फ्रेंड हो सकती है। अगर ऐसा था तो किसी माइनर कैरेक्टर की फ्रेंड का स्टोरी में मेंशन ना होना नॉर्मल था। इनविटेशन देखकर लड़की समझ गई कि अगर डचेस सच में उसकी फ्रेंड है तो उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फ्रेंडली लेटर का जवाब ना देना सस्पिशन पैदा कर सकता था। ऊपर से हीरोइन कोशिश कर रही थी कि ओरिजिनल रिबेलिया का कैरेक्टर ज्यादा ना बदले और उसी स्टाइल में एक्ट करे, वरना उसे लोग पागल समझकर जलती हुई स्टेक पर चढ़ा सकते थे। आखिरकार लड़की का असली गोल डिवोर्स था, डेथ नहीं, इसलिए उसे सोच समझ कर चलना था। आखिर में लेडी ने समझ लिया कि चाहे सिलोन उसकी फ्रेंड ना हो, फिर भी ये जानना जरूरी है कि उसने इनवाइट क्यों भेजा। और वैसे भी रिबेलिया को इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी, तो मिस ने डिसाइड किया कि 4 दीवारों में बैठने से अच्छा है बाहर जाकर मिलना। हेरोइन पहले ही इस दुनिया की कई किताबें पढ़ चुकी थी और अक्सर अपनी मेड्स से बात भी करती थी, लेकिन उसे पता था कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने का सबसे अच्छा तरीका टी ड्रिंकिंग ही है। तो थोड़ा हेजिटेशन के बावजूद मिस ने ये अजीब इनवाइट एक्सेप्ट कर लिया।
अपॉइंटमेंट वाले दिन और टाइम पर हीरोइन इवेंट में पहुंची। इस बार मिस ने एक फ्लैशी रेड आउटफिट चुना जिसमें वो सबको हल्की सी स्माइल दे रही थी। ये रिया का पैलेस के बाहर लोगों से मिलने का पहला मौका था, इसलिए वो सीरियस थी। लेडी ने आते ही लगभग अंदाजा लगा लिया कि साला मोना अपने टाइटल की वजह से इस टी पार्टी में सबसे इन्फ्लुएंशियल है। हीरोइन ने खुद को एक टास्क दिया, डचेस के बारे में जितना हो सके पता लगाना। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई। अचानक उस महिवा ने नोटिस किया कि फर्स्ट एम्प्रेस ने एक बेहद खूबसूरत और शानदार ड्रेस पहनी है। इस पर डचेस ने मीठी सी स्माइल दी जैसे कुछ हुआ ही न हो और सीधा गेस्ट्स की आंखों में देखा। रिबेलिया को तुरंत समझ आ गया कि वो और इस मीटिंग की ऑर्गेनाइजर दोस्त नहीं है, क्योंकि नोबिलिटी में ये बहुत गलत माना जाता था कि कोई किसी की दौलत या खूबसूरती का आंकलन करे। ऐसे टॉपिक से लोग बचते थे, लेकिन पता नहीं क्यों सैलोमन ने बड़ी आसानी से ऐसे टॉपिक छेड़ दिए और चेहरे से मुस्कान हटाई भी नहीं। लेडी को समझ आ गया कि असल में वो औरत जलन के कारण सिर्फ जेस की तारीफ कर रही है, ना कि उसकी। खैर, रिबेलिया के लिए ऐसे छोटे मोटे ताने इग्नोर करना मुश्किल नहीं था, खासकर क्योंकि उनकी टेबल बाकी गेस्ट्स से थोड़ी दूर थी तो किसी ने सुना भी नहीं। फिर भी लेडी के लिए ये रहस्य था कि लोग उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते, जबकि वो काफी वक्त से एम्प्रेस थी। डचेस के बिहेवियर से साफ था कि वो अकेली नहीं थी जो रिबेलिया को एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के लायक नहीं मानती थी। लेकिन इस बार हीरोइन ने तय किया कि वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उसने अचानक बोल दिया कि ये ड्रेस उसने सबसे पॉपुलर डिजाइनर विंस्टन मिस्टिक से खरीदी है। एम्परर की फर्स्ट वाइफ ने खास तौर पर यह भी बोला कि उस डिजाइनर ने उसे इतने सारे आउटफिट ऑप्शन दिए कि चुनना मुश्किल हो गया। उसने हल्के फुल्के अंदाज में अपनी मुश्किल जिंदगी की शिकायत भी कर दी, जैसे कहना चाह रही हो कि इतनी खूबसूरत इमेज पाना आसान नहीं था। कैमोने को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि एम्प्रेस इस तरह उसे नीचा दिखा देगी, ये बताते हुए कि डचेस के पास इतनी चॉइसेस नहीं थी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस औरत ने कहा कि उसे इवेंट की मॉनिटरिंग करनी है और उठकर चली गई। हीरोइन को अंदर से बहुत खुशी हुई कि उसे भागती हुई डचेस की पीठ देखने का मौका मिला। रिबेलिया को पता था कि अगर डचेस उसके पास बैठी रहती तो उसकी इज्जत गिरती रहती, लेकिन अब भी टेबल पर उसके बगल वाली सीट खाली थी, जिससे वो सोच में पड़ गई कि यहाँ कौन बैठेगा। तभी एक कॉन्क्यूबाइन सीढ़ियों से नीचे आई और बहुत ही प्यारे और चीयरफुल अंदाज में लेट होने के लिए माफी मांगी। सभी नोबल लेडीज ने उसे खुशी से वेलकम किया और कहा कि सब ठीक है, बैठ जाओ। हीरोइन ने पहले तो इस नई एंट्री पर ध्यान नहीं दिया जो कि आयशा ने जानबूझकर क्रिएट की थी, लेकिन जैसे ही वो लड़की सीधा उसकी टेबल पर आकर बोली हेलो, मिस ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखा। अब सिचुएशन एनालाइज करते हुए सेकंड वाइफ के आने पर हीरोइन को समझ आया कि सब लोग उसे जानबूझकर इग्नोर कर रहे थे। एटिकेट के हिसाब से अगर टेबल पर किसी का स्टेटस ज्यादा है तो बाकी लोग उठते नहीं, ये पोलाइटनेस दिखाने का तरीका था। लेकिन यहाँ जब आयशा हॉल में आई तो रिबेलिया वाली टेबल के सभी लोग खड़े हो गए। कॉन्क्यूबाइन ने मासूमियत से स्माइल दी, क्योंकि वो खुद ऐसे बिहेवियर की जिम्मेदार नहीं थी। आसपास के अरिस्टोक्रेट सेकंड वाइफ की खूबसूरती की तारीफ करने लगे बिना रुके। यहीं से लेडी ने अंदाजा लगा लिया कि सैलोमन ने उसे ये टी पार्टी इनवाइट क्यों किया था। असल में उसके इरादे कुछ और ही थे। डचेस चाहती थी कि कॉन्क्यूबाइन की इन्फ्लुएंस पब्लिक और इवेंट के गेस्ट्स की नजरों में बढ़े। रिबेलिया को शक था कि आयशा ने शायद इवेंट ऑर्गेनाइजर से पहले ही सेटिंग कर ली है कि दोनों को एक ही टेबल पर बैठाया जाए। उसे समझ आ गया कि ये पूरी टी पार्टी बस कॉन्क्यूबाइन का ईगो बढ़ाने के लिए रखी गई है। ये सोचकर रिबेलिया ने ठान लिया कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है और उसने जानबूझकर टी सेट नीचे गिरा दिया। पास में खड़ी नोबल लेडीज डर के मारे तुरंत पलटकर देखने लगी। उन्हें इस तरह की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यहाँ तक कि आयशा भी अचानक चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी राइवल अब आगे क्या करने वाली है। उस वक्त रोबिया ने जरा भी नहीं छुपाया कि टी सेट उसी ने फर्श पर गिराया है। हल्की सी मुस्कान के साथ उसने सबको कहा कि गिरी हुई प्लेट्स और कप्स इस मैंशन के उल्टे सीधे मैनर से बिल्कुल मैच करते हैं। ये सुनकर आसपास की लेडीज बुरी तरह ऑफेंड हो गई, लेकिन एम्प्रेस से सीधे उलझने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गेस्ट्स ने जल्दी जल्दी माफी मांगनी शुरू कर दी और मिस ने फिर अंदाजा लगाया कि शुरू से ही कॉन्क्यूबाइन ने इन्हें भड़काया था। उसने सीधे दूसरी वाइफ की तरफ देखकर पूछा कि क्या वो उससे कुछ कहना चाहती है। ये सुनकर आयशा हैरान रह गई। एम्प्रेस को समझ आ गया कि उसका प्लान पकड़ा गया है, तो उसने भी रिबेलिया से माफी मांगी। आयशा ने कहा कि वो एम्पायर में अभी ज्यादा समय से नहीं है, इसलिए लोकल मैनर्स की आदत नहीं पड़ी, लेकिन आगे से ध्यान रखेगी। लेकिन हीरोइन को ये खाली फॉर्मल माफी बिल्कुल पसंद नहीं आई, बल्कि और इरिटेट कर गई। पहली एम्प्रेस ने देखा कि कॉन्क्यूबाइन के हाथ डर और टेंशन से कांप रहे थे, तो उसने सोचा कि बेवकूफ लड़की पर और दबाव डालने का कोई फायदा नहीं, जिसे ये उम्मीद भी नहीं थी कि उसे अपनी राइवल के आगे झुकना पड़ेगा। इसके बाद रिबेलिया उठकर जाने लगी और सबको साफ कह दिया कि आगे से उसके सामने अपने बिहेवियर पर ध्यान दे। ये सुनकर लेडीज को काफी ऑकवर्ड लगा, क्योंकि उन्होंने सच में गलत किया था। लेकिन सबसे ज्यादा बुरा कॉन्क्यूबाइन को लग रहा था, जिसने तो इस शाम का बिल्कुल अलग एंड सोचा था। उसने जाकर एम्परर को सब रिपोर्ट किया, लेकिन उसने उल्टा पूछा कि क्या वो खुद ऐसे मामूली मामलों को संभाल नहीं सकती। सेकेंड एम्प्रेस को इस जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने फिर बेवकूफी से पूछा कि उसका मतलब क्या है। एम्परर वहीं रुक गया।
फिर एलेक्स ने समझाया कि रूलर होने के नाते वो अपनी वाइफ्स के आपसी मामलों में दखल देने का हक नहीं रखता। ये सुनकर आयशा एकदम चुप हो गई। उसने उदास सा चेहरा बनाया और कहने लगी कि उसने एम्प्रर को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है। लड़के ने गहरी सांस ली और तुरंत उसे बताया कि उसने उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, सब ठीक है। लेकिन कॉन्क्यूबाइन यही नहीं रुकी और उदासी से कहने लगी कि उसका हस्बैंड कितना ज्यादा बिजी रहता है। जब मिस ने उसके बिजी होने की बात छेड़ी तो रूलर को गुस्सा आ गया, क्योंकि सब जानते हुए भी वो लड़की उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। उसने आयशा से पूछा कि फिर उसे क्या करना चाहिए। कॉन्क्यूबाइन ने अपनी उंगलियों के पीछे से हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कि यही तो वो चाहती थी। सेकंड एम्प्रेस ने औपचारिकता दिखाते हुए कहा कि उसके लिए अपनी चिंता सीधे बोलना सही नहीं होगा, लेकिन उसने माना कि उसने टी के बाद लेडीज को रिबेलिया को इंसल्ट करते हुए सुना, जो एम्प्रर को पसंद नहीं आया। कॉन्क्यूबाइन ने आगे कहा कि फर्स्ट एम्प्रेस का बिहेवियर वाकई अजीब था, इसलिए उसने रूलर से कहा कि वो खुद जाकर उस लेडी से बात करे ताकि वो सही तरीके से बिहेव करे। आखिर में आयशा ने इशारा किया कि आखिरकार वो लड़का रिबेलिया का हस्बैंड है और उसका काम है उसे कंट्रोल में रखना। एम्प्रर ने उम्मीद नहीं की थी कि कॉन्क्यूबाइन उससे ऐसा फेवर मांगेगी और अपनी बात को इस बहाने छुपाएगी कि उसकी वाइफ उसकी सुनेगी। आखिर में कॉन्क्यूबाइन से बात खत्म करने के बाद एलेक्स ने फर्स्ट एम्प्रेस के कमरे में जाने का फैसला किया। लड़का गंभीर था क्योंकि कॉन्क्यूबाइन की बातें उसे थोड़ी परेशान कर चुकी थीं, लेकिन उदास सी मुस्कान के साथ उसे मानना पड़ा कि आयशा ने उसकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एम्प्रर को उस लेडी का चेहरा याद आया जब वो उससे बात कर रही थी, और उसने समझ लिया कि वो उतनी नाइव नहीं है जितना वो दिखने की कोशिश करती है। लड़की हमेशा घुमा फिराकर बात करती थी, लेकिन आखिर में अपने असली इरादे साफ कर देती थी। रूलर को जल्दी अंदाजा हो गया कि उसकी सेकंड वाइफ चाहती है कि वो खुद रिबेलिया से निपटे। अब उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार नहीं है जब आयशा ने लोगों को इस तरह से मनाया हो, जिसका मतलब था कि उसमें कोई मासूमियत नहीं है। एम्प्रर ने आखिर समझ लिया कि कॉन्क्यूबाइन असल में बिल्कुल उसी की तरह है, ऊपर से मीठी और मासूम दिखने वाली, लेकिन अंदर से चालाक और बुरी। रूलर जानता था कि अगर वो सच में काइंड और नाइव होता तो इस सच्चाई को जानकर तुरंत उससे नफरत कर देता, लेकिन अभी भी कॉन्क्यूबाइन उसके लिए नफरत से ज्यादा काम की थी, इसलिए उसने उसे अपने पास रखने का ही फैसला किया। इस बीच एलेक्स के सारे ख्याल अब दूसरी तरफ थे। उसने रिबेलिया के दरवाजे पर दस्तक दी और उसने तुरंत दरवाजा खोल दिया। चूंकि पहले ही काफी रात हो चुकी थी, लड़की ने अपने स्लीपिंग क्लोथ्स पहने हुए थे और साफ लग रहा था कि किसी के आने से वो खुश नहीं थी। एम्प्रर को देखते ही हीरोइन थोड़ी शांत हुई और पूछा कि इस वक्त रात में वो उससे मिलने क्यों आया है। इस पर रूलर ने गंभीरता से पूछा, क्या वो अपनी ही वाइफ के चेंबर में अंदर आ सकता है। लेडी चाहती तो थी कि उस लड़के को अंदर ना आने दे, लेकिन क्यूरियोसिटी उस पर हावी हो गई और वो मना नहीं कर पाई। जब मिस में साइड में होकर उसे अंदर आने दिया तो एम्प्रर ने हल्की मुस्कान के साथ थैंक यू कहा। वो कमरे में चारों तरफ देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो यहाँ पिछले 1 महीने से नहीं आया था। जब एलेक्स हर चीज को ध्यान से देख रहा था, लड़की ने गुस्से में पूछा कि उसे आखिर जरूरत क्या थी यहाँ आने की। लेडी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि एम्प्रर इतने लंबे समय से उससे दूर था और अब आधी रात को मिलने आ गया। इस पर रूलर ने मीठी मुस्कान के साथ कहा कि पति पत्नी को मिलने के लिए हमेशा किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। रूबेलिया ने यह सुनकर हैरानी जताई, लेकिन वो अपने नापसंद पति की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर पाई। उसे समझ नहीं आया कि डिवोर्स अनाउंस करने के बाद एम्प्रर उससे ऐसा कैसे कह सकता है। जब हीरोइन अंदर ही अंदर गुस्से में थी, रूलर उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जैसे उसे कुछ जानना हो। लड़के ने नोटिस किया कि लड़की का एक्सप्रेशन पहले से अलग था। अब वो ज्यादा लाइवली लग रही थी। पहले वो हमेशा परेशान, नर्वस और थोड़ी ग्लूमी रहती थी, लेकिन अब रूबेलिया के चेहरे पर इमोशंस की वैरायटी थी जो उसे इंटरेस्टिंग लगी। शुरुआत में एलेक्स को लगा कि लेडी बस अटेंशन लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन थोड़ी देर में उसे समझ आया कि ऐसा नहीं है। एम्प्रर को अपनी पहली वाइफ अब किसी वजह से बिल्कुल अलग लग रही थी और उसे ये चेंज अच्छा लगा, क्योंकि अब वो पहले से ज्यादा डिमांड रखने लगी थी। यहीं रूलर ने ईमानदारी से कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो ऐसी हो सकती है। एलेक्स बोला कि वो 3 साल से उसके साथ है और हर बार वो उसे नए रूप में दिखती है। हीरोइन ये सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह की बातें करेगा। फिर एम्प्रर ने उसके आउटफिट की तारीफ कर दी, जिससे वो और भी ज्यादा सरप्राइज हो गई, क्योंकि ये रात के वक्त डिस्कस करने वाली बात नहीं थी। इस पर लेडी ने साफ कहा कि उसे सोना है, तो अगर रूलर के पास कहने को कुछ नहीं है तो वो उसे बाहर छोड़ देगी। इतनी डेयरिंग बात सुनकर भी हिज मैजेस्टी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया। उसने मिसेस से कहा कि उसे सच में ये नया अंदाज बहुत पसंद आया है। इस पर रूबेलिया ने जवाब दिया कि उसने ये बदलाव एम्प्रर के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपने लिए किया है। रूलर को याद आया कि लेडी डिवोर्स चाहती है, तो उसने सिर हिलाया और फिर दोहराया कि उसे बस उसका नया स्टाइल पसंद है। ये बात हीरोइन के दिल को कहीं छू गई, क्योंकि वो मुड़कर थोड़ी शर्माने लगी। उसे खुद समझ नहीं आया कि अचानक उसे पेट में बटरफ्लाइज क्यों महसूस हो रही हैं। एम्प्रेस की ये हालत एम्प्रर से छुपी नहीं रही, क्योंकि वो उसके काफी पास खड़ा था।
लड़का मुस्कुराते हुए मजाक में पूछ बैठा कि वो अचानक क्यों ब्लश कर रही है। रोबेलिया के पास ऐसे सवाल का कोई जवाब नहीं था, तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा हो गई। मिस ने आखिर में बस नजर फेर ली। आखिरकार हीरोइन को कुछ जवाब सूझा और उसने कहा कि बस उसके कमरे की लाइटिंग थोड़ी अजीब है। एम्परर ने चुपचाप उसकी ये बातें सुनी, कैसे इस स्पेशल लाइटिंग की वजह से उसका चेहरा लाल दिख रहा था। फिर वो हल्का सा मुस्कुराए, लेकिन और सवाल नहीं पूछे ताकि लड़की और ज्यादा अनकंफर्टेबल ना हो। अचानक रूलर को एहसास हुआ कि वो सच में एंजॉय कर रहा है, और उसने सोचा भी नहीं था कि वो इतना कैरी अवे हो जाएगा। उसे अच्छी तरह याद था कि इतने समय से उसे किसी को ऑब्जर्व करने में इतनी दिलचस्पी नहीं हुई थी, लेकिन हाल ही में न जाने क्यों उसे अपनी पहली वाइफ के रिएक्शंस देखने में मजा आने लगा था। क्योंकि पहले तो वो लेडी एक ओबीडियंट पपेट जैसी लगती थी, कोई जिंदगी नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं। बस अब इन सब ख्यालों के बाद एलेक्स ने कहा कि वो यहाँ हाल ही में डिनर पार्टी में हुए इंसिडेंट की वजह से आया है। रोबेलिया को अच्छे से याद था कि उसने मारिस विल्हेल्म के साथ क्या किया था, और उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। एम्परर ने बताया कि मिस के ऐसे व्यवहार से उसे काफी मुश्किलें हुई, लेकिन फिर लड़के की हैरानी के लिए उसने कहा कि वो एक्चुअली उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है विल्हेल्म के मामले में मदद करने के लिए। रोबेलिया को पता नहीं था कि एम्परर खुद भी किसी तरह विल्हेल्म से छुटकारा पाना चाहता था। एलेक्स ने बताया कि वो आदमी कई इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल था ताकि अपना फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ा सके। एम्परर उसकी इनकम के सारे सोर्सेस ट्रैक नहीं कर पाया था, लेकिन उसे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। मिस को उम्मीद नहीं थी कि उसका हस्बैंड खुद कोई किलर हायर करेगा, भले ही सिर्फ विल्हेल्म को डराने के लिए। एलेक्स ने एक बार फिर एम्प्रेस का शुक्रिया अदा किया कि उसने उससे पहले ही एक्शन लेकर उस आदमी से निपट लिया था। उसने समझाया कि एम्परर होने के नाते वो सीधे ऐसे मामले में दखल नहीं दे सकता था, लेकिन रोबेलिया के पास ये राइट था। फिर भी हीरोइन समझती थी कि उसकी इस हरकत ने लोगों का ध्यान खींचा, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे एम्परर की मदद कर दी, जबकि वो तो चीजें और खराब करना चाहती थी। एलेक्स ने फिर समझाया कि इवेंट की खबर अगले दिन कई न्यूज़पेपर्स में छपी, और अब उसे मौका मिल गया है कि वो मारिस के एस्टेट में डेलीगेशन भेजकर उसकी सारी इल्लीगल एक्टिविटीज की जांच करवा सके। हीरोइन को पता नहीं था कि विल्हेल्म इतना बुरा इंसान है, क्योंकि उसने तो उसे किसी और वजह से पीटा था। एम्परर उसकी असली वजह अच्छी तरह जानता था, क्योंकि सबको उस आदमी के एडवेंचर्स के बारे में पता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एम्प्रेस खुद अपने सब्जेक्ट्स के लिए खड़ी हो जाएगी। अचानक लड़के ने लड़की से कहा कि वो दोनों ऐसे मामलों में अच्छे पार्टनर्स हो सकते हैं। एलेक्स जानता था कि लोग उम्मीद नहीं करेंगे कि हस्बैंड और वाइफ साथ काम करेंगे, क्योंकि उनके रिश्ते के बारे में अफवाहें बहुत खराब थी। लेकिन रोबेलिया ने तुरंत जवाब दिया कि उसे किसी ऐसे इंसान से कोई लेना देना नहीं रखना जिससे वो बाद में डिवोर्स लेने वाली है। ये सुनकर एम्परर इतना गुस्सा हुआ कि वो कुछ देर तक चुपचाप उसे घूरता रहा। फिर उसने कहा कि फिलहाल वो उसके खिलाफ नहीं जाएगा, और ये सुनकर हीरोइन सच में हैरान रह गई। रूलर ने समझाया कि आगे चलकर वो खुद को बदलने तक के लिए तैयार है, बस उसे पाने के लिए। लेकिन उसकी ये बात सुनकर रिबेलिया को और भी चिढ़ हो गई, क्योंकि उसे उस पर भरोसा ही नहीं था। लेडी ने सीधा कह दिया कि महाराज ये सब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें ठीक से हारना आता ही नहीं। फिर पति पत्नी के बीच ये बहस शुरू हो गई कि आखिर किसकी जीत ज्यादा भारी पड़ेगी। हीरोइन ने हंसते हुए कहा कि एम्परर को अब उससे डरना चाहिए, क्योंकि उसके टीथ बहुत शार्प है। अचानक लड़के को अजीब सा महसूस हुआ। उसकी बात सुनकर उसका मन हुआ कि वो उसे छू ले। आखिरकार वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने हाथ बढ़ाकर लेडी की स्किन की गर्माहट अपनी उंगलियों से महसूस की। उसी पल एम्परर को पक्का यकीन हो गया कि वो सच में एम्प्रेस को पूरी तरह अपना बनाना चाहता है, क्योंकि अब रूलर को अपनी पहली पत्नी से हर बातचीत में और भी ज्यादा की चाह होने लगी थी। वो लड़के के और करीब आया, क्योंकि अब वो खुद को रोक नहीं पा रहा था और बस उसे किस करना चाहता था। एम्परर अभी भी नहीं समझ पा रहा था कि ऐसा गहरा खिंचाव उसके मन में क्यों पैदा हो रहा है। जिंदगी में पहली बार उसे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था, और यही वजह थी कि वो अपनी फीलिंग्स को स्वीकारने में हिचकिचा रहा था। उधर लेडी की बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी गाल और हल्के से खुले होंठ उसे और खींच रहे थे। लेकिन लड़के ने खुद को संभालने की कोशिश की, सोचते हुए कि रिबेलिया इस चाहत को सुनकर कैसे रिएक्ट करेगी। पर उसके दिमागी आदेशों का उस पर कोई असर नहीं हुआ और वो मिस के और करीब आ गया। अब उनके होठों के बीच बस कुछ सेंटीमीटर का फासला रह गया था। लेकिन ये इंतजार किया हुआ पल कभी पूरा नहीं हुआ, क्योंकि हीरोइन अचानक जागी और बिना सोचे अपने पति को जोर से तकिए से मार दिया। एम्परर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसे अचानक रोका जाएगा, तो वो पहला वार मिस कर गया। और एम्प्रेस खुद इतनी शर्मा गई इस सिचुएशन से कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड बाद उसने सांस संभाली और पूछा, तुम पागल हो गए हो क्या? उसने तकिया फिर से उठाया और घुमाते हुए चिल्लाई, हम तलाक लेने वाले हैं और एलेक्स हिंसक हो रहा है। महाराज किसी तरह वार से बचते हुए बोले कि मिस जरा शांत हो जाए, लेकिन रिबेलिया इतनी तेज इमोशंस में थी कि खुद को काबू में नहीं ला पा रही थी। आखिरकार जब लेडी ने एम्परर को दरवाजे तक दिखा दिया, तभी वो चुप हुई। पर पति को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ।
कमरे से बाहर निकलते ही हीरोइन ने तकिया वापस बिस्तर पर फेंक दिया। उसका चेहरा अब भी लाल था और दिल तेजी से धड़क रहा था। मिस को लगा कि रूलर का ये कदम बहुत नीचे दर्जे का था, खासकर तब जब वो जल्द ही तलाक लेने वाले थे। लड़की ने अपनी उंगलियां होठों पर रखी, क्योंकि किसी वजह से वो उस अधूरे किस को दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। कुछ पलों बाद उसने खुद को समझाया कि ऐसे पलों को याद करना मना है। लगभग सोते सोते उसने खुद को यकीन दिलाया कि एलेक्स उससे ईमानदार नहीं था, इसलिए उस नाकाम किस को भूल जाना ही बेहतर है। हीरोइन को अच्छे से याद था कि पूरे 3 साल तक एम्परर ने एक बार भी रिबेलिया की तरफ ठीक से देखा तक नहीं, इसलिए वो ये मान ही नहीं पा रही थी कि अचानक किसी वजह से रूलर को पहली एम्प्रेस में दिलचस्पी आ गई है। नतीजा ये हुआ कि लड़की सारी रात ठीक से सो ही नहीं पाई, क्योंकि दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, और इसके लिए उसने सीधा एम्परर को ही दोषी ठहराया, जिसने उसे परेशान कर दिया था। सुबह सुबह मिस ने सोचा कि जरा लॉज में देख लिया जाए कि क्या रूलर को पीटने पर कोई सजा का प्रावधान है, लेकिन भले ही उसे ऐसा कोई लॉ नहीं मिला, फिर भी वो खुद को पूरी तरह शांत नहीं कर पाई और मन में बेचैनी बनी रही। रिबेलिया को याद आया कि अब उसके पास और भी काम है जो पैलेस अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। एम्प्रेस ही कल्चरल डेवलपमेंट को सपोर्ट करती थी, सिर्फ महल में ही नहीं बल्कि बाहर भी। वो आम लोगों की आर्थिक भलाई के लिए बजट को चैरिटी में बांटती थी। असल में ये सब काम आयशा को भी करना चाहिए था, लेकिन वो ऐसे दिखाती थी जैसे उसे कुछ पता ही नहीं और मजे से जी रही थी। आधा साल हो चुका था आयशा के महल में आने के बाद, और यही बात हीरोइन को फटकने लगी थी। हालांकि रिबेलिया खुद भी इस दुनिया में हाल ही में आई थी, फिर भी उसने ये जिम्मेदारियां निभाई। यहाँ तक कि नौकरानियां भी एम्प्रेस को सलाह देने लगी कि थोड़ी देर आराम कर लो, आप बहुत काम करते हो। ये सुनकर उसने उनसे पूछा, क्या मैं सच में इतनी थकी हुई लग रही हूँ? तभी पहली पत्नी को अचानक एहसास हुआ कि वो असल में एक विलन है और शायद उसे ये सब नहीं करना चाहिए। इसी बीच कॉन्क्यूबाइन अपने दोस्तों के साथ बैठी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि सब उसकी तारीफ कर रहे थे। अचानक उसके कमरे का दरवाजा जोर से खुला, जिससे वो घबरा गई। ये रिबेलिया थी जो अंदर आ धमकी थी। आयशा को साफ याद था कि उसने एम्प्रेस को यहाँ बुलाया नहीं था। पहली पत्नी जो साफ साफ गुस्से में थी बोली, मैं यहाँ अपने काम में लगी हूँ और तुम नौकरानियों से बातें कर रही हो। इसके बाद विलेनस ने कागजों का एक बड़ा ढेर उसके टेबल पर पटक दिया और कहा कि अब ये सब तुमको ही सॉर्ट करना पड़ेगा। पहली एम्प्रेस ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो कब से महल में बैठी कुछ नहीं कर रही हो, अब जरा काम भी कर लो। सारे काम आयशा को देके रिबेलिया ने आराम से चाय पीनी शुरू कर दी, जो उसे काफी समय से मिस हो रही थी। कॉन्क्यूबाइन को यह काम का तोहफा बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन रिबेलिया ने उसकी राय पूछी ही नहीं। आयशा ने समझाने की कोशिश की कि वो अभी ऐसे काम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हीरोइन को अपनी दूसरी पत्नी की नॉन वर्किंग आदत बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए उसने उसे फोर्स किया कि सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े। आयशा ने आखिरी कोशिश की और पूछा, क्या एम्परर ने इस डिसीजन को अप्रूव किया है? लेकिन रिबेलिया पहले से तैयार थी और बोली, ये मामला रूलर से जुड़ा ही नहीं है। आखिरकार कॉन्क्यूबाइन ने काम शुरू किया, लेकिन उसने इतना घटिया काम किया कि रिबेलिया ने सोचा कि ये अपने लिए ही मुसीबत लेकर आई है। फिर भी एम्प्रेस ने मैनेज करके आयशा से काम करवाया और उसके काम की तारीफ की, ताकि वो और मेहनत कर सके। लेडी ने तो कमाल कर दिया, उसने काम करने वालों को गलत जगह भेज दिया और किसी को गलत पेमेंट भी कर दी। महल हमेशा एक ऐसे मशीन की तरह चलता था जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा होता था, तो जैसे ही ये गड़बड़ हुई, सब कुछ धीरे धीरे बिगड़ने लगा। नौकर चाकर बार बार रिबेलिया के पास आकर गिड़गिड़ाने लगे कि वो पहले की तरह सब संभाल ले। हीरोइन को भी अचानक एहसास हुआ कि सब लोग उसके काम को जैसे अपना हक समझते थे, और अब जाकर उसे ये बात समझ आई। लेकिन अब आयशा के काम की वजह से बड़े बड़े बुरे नतीजे आने लगे थे, जिससे सबके हाथ पांव फूल गए। सच कहूं तो लेडी के लिए भी आसान नहीं था ये विलन वाला रोल निभाना, जिसमें उसने इतने लोगों को यूं छोड़ दिया था। लेकिन मिस समझ गई थी कि अगर वो अभी अपने काम पर लौट गए तो उसकी बगावत का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए महारानी ने नौकरों को सख्ती से देखा और साफ कह दिया, वो अब काम नहीं करने वाली। इसके बाद लेडी ने यह भी पूछा कि वो कॉन्क्यूबाइन कर क्या रही है, क्योंकि नौकर लगातार उसी के पास भाग रहे थे। सबने एक दूसरे को देखा, क्योंकि जवाब सबके लिए बहुत ही निराशाजनक था। फिर बताया कि आयशा की मेड्स जितना कर सकती थीं कर रही थी, लेकिन वो काफी नहीं था। हीरोइन को अंदाजा था कि ऐसा होगा, पर उसने नहीं सोचा था कि हालात इतने बुरे हो जाएंगे। फिर भी उसका काम करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए उसने सबको चिल्लाकर भगा दिया, मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर में नौकर सीधे एम्परर तक पहुंच गए। वो खुद महारानी के पास आए और पूछा कि रिबेलिया अपने काम पर क्यों नहीं लौट सकती, क्योंकि वो खुद भी अपना काम और आयशा पर नजर दोनों नहीं संभाल पा रहे थे। पहली बीवी जानती थी कि अगर वो कॉन्क्यूबाइन के साथ काम करे तो उसका बोझ काफी कम हो जाएगा। मिस को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब एलेक्स ने अपनी दूसरी बीवी के बारे में इज्जत से बात की, मतलब वो यहाँ अकेले नहीं थे। शासक ने माना कि वो बहुत लापरवाह रहे हैं, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि वो माफी नहीं मांग रहे, लेकिन चाहते हैं कि लेडी कुछ कदम तो उठाए। हीरोइन को पहले से अंदाजा था कि पति कुछ ऐसा कहेंगे, इसलिए उसने बस सांस भरकर बात शुरू की। अचानक एलेक्स ने कहा कि उनके पास ये हक नहीं है कि वो लेडी को जबरदस्ती काम पर लौटाएं। ये सुनकर वो चौंक गई, बल्कि उन्होंने साफ कहा कि वो महारानी से एक फेवर मांग रहे हैं, हुक्म नहीं।
ये तरीका सच में रिबेलिया के लिए अप्रत्याशित था, क्योंकि उसने सोचा था कि वो कुछ भी कहेंगे, पर ऐसा नहीं। इस वक्त एलेक्स उसे बहुत सच्चे लग रहे थे। हालांकि माफियों से उसे कोई मतलब नहीं था, पर सबसे ज्यादा उसे उन लोगों का दुख था जो उनके आपसी झगड़ों की वजह से परेशान हो रहे थे। इसलिए रिबेलिया ने उसे याद दिलाया कि राजा ने वादा किया था कि वो हर संभव कोशिश करेंगे कि वो काम करना बंद न करे। और फिर लड़की ने कहा कि उसे एक रसीद लिखकर दें जिसमें यह लिखा हो कि एम्परर खुद कॉन्क्यूबाइन को ट्रेन करेंगे और जिम्मेदारियां बराबर बांटी जाएंगी। एलेक्स ने सीरियस होकर जवाब दिया कि अगर इससे उसे लड़की का भरोसा मिल जाए तो वो ऐसा अग्रीमेंट लिखने के लिए तैयार है। लेकिन लेडी ने कहा कि बात इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर उसने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया तो उसे मजबूरी में उसे डिवोर्स देना पड़ेगा। दांत भींचते हुए एम्परर ने ये कंडीशन मान ली, क्योंकि वैसे भी वो अपना वादा तोड़ने का इरादा नहीं रखता था। रिबेलिया साफ नाखुश थी कि रूलर ने उनके बीच की बातें इतनी मुश्किल बना दी। खैर, एलेक्स ने अपना वादा पूरा किया और एक साथ आयशा के लिए 5 बेहतरीन टीचर्स असाइन कर दिए। जब तक कॉन्क्यूबाइन ट्रेनिंग ले रही थी, हेरोइन को फिर से सारी जिम्मेदारियां खुद संभालनी पड़ी। इसी वजह से वो तो विलेन वाला रोल निभाना तक भूल गई। लेडी ने जैसे तैसे पैलेस का काम दोबारा स्टेबल किया ही था कि मेड्स ने उसे बताया कि बहुत लोग उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिर्फ रिबेलिया ने ही नहीं सुने, जो उन्हें सुनकर थोड़ा शर्मिंदा हो गई, बल्कि आयशा ने भी सुने, और वो पहले से ही गुस्से में थी। अफवाहें फैलने से कोई रोक नहीं पाया, तो असिस्टेंट्स बातें करते रहे। उनमें से एक को बाकियों से थोड़ी ज्यादा जानकारी थी और उसे इंटरेस्टिंग बातें शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। उसने बताया कि एम्प्रेस ने 3 नए लोग हायर किए, एक ऑफिसर, दूसरा चैरिटी के लिए और तीसरा कल्चर को सपोर्ट करने के लिए। दूसरी मेड ने याद किया कि उसने खुद रिबेलिया की तारीफ की थी और उसका रिएक्शन काफी अलग था। तब हेरोइन ने कहा कि वो अपना काम इसलिए नहीं करती कि लोग उसकी तारीफ करें। आखिर में असिस्टेंट सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी शाई से लगने वाली लेडी इतनी स्वीट और पोलाइट तरीके से जवाब देगी। कॉन्क्यूबाइन ने भी ये तारीफें सुनी, जिससे उसका गुस्सा और बेचैनी बढ़ गई। नतीजे में लेडी ने एक प्लान बनाया। उसने कुछ खास लोगों को प्राइवेट टी पार्टी के लिए इनवाइट किया। सबसे पहले उसने एम्परर के दिए हुए खूबसूरत फूल सबको दिखाए। नोबल लेडीज गिफ्ट से भी खुश थीं और आयशा की खूबसूरती और स्वीटनेस से भी। इन सब के बीच काउंट डीपीई भी इनवाइटेड था, जो एम्परर के बारे में सबसे ज्यादा रूखे अंदाज में बात करता था। पर उसने भी नोट किया कि कॉन्क्यूबाइन के लिए एम्परर की काइंडनेस उसकी मोहब्बत का सबूत है। पर किसी वजह से ये बात एक अरिस्टोक्रेट को खास पसंद नहीं आई, जिसने लगभग काउंट के ही शब्द दोहरा दिए। फिर ड्रैप ने लड़कियों को अपने नॉलेज से और इम्प्रेस करने की कोशिश की और कहा कि रूलर बहुत कैप्रिशियस है। वो तो एक कहानी भी सुनाने लगा ये साबित करने के लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि वो ये सब एलेक्स की वाइफ के सामने कह रहा है। लड़की ने मान लिया कि उसने खुद भी नोटिस किया है कि उसका हस्बैंड कभी कभी मीन हो सकता है, तो सब ठीक था। काउंट ये देखकर मजे में था कि उसने लोगों को अपने खिलाफ नहीं किया, बल्कि लेडी को पॉलिटिक्स पढ़ने के लिए भी प्रेज किया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मिस कह देगी कि वो कुछ खास नहीं पढ़ रही, बस यूजफुल बनना चाहती है। मिस को खुद को कम आंकते हुए सुनकर उसके आसपास के एरिस्टोक्रेट्स ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो ऐसा ना सोचे। इसी वक्त आयशा ने अपना गेम शुरू किया और कहा कि इतनी पढ़ाई की वजह से अब उसे चक्कर सा आ रहा है। नोबल लेडीज घबरा गईं और तुरंत डॉक्टर बुलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कॉन्क्यूबाइन ने साफ कह दिया कि वो कोई बेकार का हंगामा नहीं चाहती, इसलिए किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। लड़की ने जानबूझकर ऐसा दिखाया जैसे पैलेस के लिए जरूरी मदद देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा हो। नतीजा ये हुआ कि जो गेस्ट आए थे वो सोच में पड़ गए कि आखिर रिबेलिया क्यों आयशा पर इतना प्रेशर डाल रही है। ये वही चीज थी जिसका कॉन्क्यूबाइन बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो उसने हल्की सी स्माइल कर ली। उसने फिर सबको ये समझाना जारी रखा कि वो तो बस अपनी फर्स्ट वाइफ जितनी एजुकेटेड बनना चाहती है। उसने वो सारे टास्क गिनाए जो उसे बड़े ध्यान से सिखाए जा रहे थे, जिससे अरिस्टोक्रेट्स और भी ज्यादा हैरान हो गए। आयशा ने यह भी बताया कि शायद पहली एम्प्रेस ने उसकी सारी पढ़ाई के लिए बहुत पैसे खर्च किए होंगे। काउंट इस बात से सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ कि रिबेलिया ने सिर्फ कॉन्क्यूबाइन की पढ़ाई के लिए इतना पैसा दिया। क्योंकि वो काफी बातूनी था, उसने अचानक अपनी दूसरी वाइफ के पिता के बारे में बातें शुरू कर दी, जो एक रिस्पेक्टेड इंसान थे। ड्रेप इतना बोलता चला गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि वहां मौजूद किसी ने भी उसकी बातों को सपोर्ट ही नहीं किया। जब लड़का आखिरकार चुप हुआ तो माहौल में थोड़ी नाराजगी भरी खामोशी फैल गई। तभी अचानक एक नोबल वुमन ने टॉपिक बदल दिया और बोली कि एम्परर को कॉन्क्यूबाइन वाली सिचुएशन के बारे में बताना अच्छा रहेगा। काउंट को तुरंत समझ नहीं आया कि लड़की उसके सामने ये बात क्यों कह रही है। असल में ड्रेप ही एम्परर के सबसे करीब था, इसलिए वही उससे बात कर सकता था। लेकिन लड़का खुद को इतना एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो उसने किसी तरह अपने डर को दबाया। तभी उसकी कॉन्क्यूबाइन ने उसका नाम पुकारा और काउंट तुरंत उसकी तरफ मुड़ा, इस उम्मीद में कि वो उसे बचा लेगी। पर लेडी ने अचानक बोल दिया कि अगर वो रूलर से बात करेगा तो ये उसके लिए बहुत मददगार होगा।
अब बेचारे के पास इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने का कोई रास्ता नहीं था, तो ड्रेप ने खुद को मोटिवेट किया और जोश में बोला कि वो बेचारी आयशा को प्रोटेक्ट करेगा। आयशा, जिसे यही रिजल्ट चाहिए था, मुस्कुराई और सोचा ये तो बहुत आसान था। उसे तो वैसे भी हॉट यंग मेन पसंद थे, क्योंकि बुढ़े अरिस्टोक्रेट्स इस ट्रिक को समझ जाते, लेकिन एक जवान लड़का जिसे लेडी की अटेंशन पसंद हो, उसके लिए थोड़ा बेवकूफी भरा बिहेवियर नॉर्मल था। अब आयशा को बहुत खुशी थी कि उसने सब कुछ प्लान के मुताबिक किया और ड्रेप उसके जाल में फंस गया। कुछ ही दिन में एम्परर ने अरिस्टोक्रेट्स की एक मीटिंग रखी, जिसमें काउंट को भी बुलाया गया। बस एक दिक्कत थी कि लड़का अब भी सोच रहा था कि इस तरीके से आगे बढ़ना सही होगा या नहीं, लेकिन ड्रेप की मर्दानगी ने उसे ये इग्नोर नहीं करने दिया कि हाल ही में टी टाइम में क्या हुआ था। उसे ये भी टेंशन थी कि कई अरिस्टोक्रेट्स को तो पता भी नहीं है कि चल क्या रहा है। फिर भी वो खड़ा होकर बोलने लगा। उसके पास जो इन्फॉर्मेशन थी उससे ये मामला गर्म होना ही था। आखिरकार उसने पूरी तरह से रेबेलिया को एक मीन और बेवकूफ औरत मान लिया, जिससे एम्परर ने गलती से शादी कर ली थी। ड्रेप को समझ ही नहीं आया कि पहली एम्प्रेस ने उसकी खूबसूरत कॉन्क्यूबाइन को रोने तक कैसे मजबूर कर दिया। साम्राज्य के भविष्य की परवाह करने वाला एक शख्स, वो लड़का किसी भी बात पर चुप रहने वाला नहीं था। तो जैसे ही शासक ने मीटिंग शुरू करने की तैयारी की, काउंट अचानक खड़ा हुआ और बोला कि उसे कुछ कहना है। एक बुजुर्ग अरिस्टोक्रेट ने तुरंत उसे याद दिलाया कि पहले परमिशन लेनी चाहिए थी, फिर बोलना चाहिए। वो अंकल ड्रैप थे, लेकिन काउंट ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, क्योंकि अब वो खुद को बच्चा नहीं समझता था कि उनकी बातें सुने। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और इशारा किया, और फिर सबने मिलकर कॉन्क्यूबाइन आयशा के बारे में रिपोर्ट फैलाना शुरू कर दिया। ये देखकर लड़के के अंकल गुस्से में उठे और उसे डांटने लगे कि उसने बिना बताए ये सब क्यों किया। अचानक सम्राट ने खुद उन्हें रोक दिया। ये तो ड्रैप ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। शासक हल्की मुस्कान के साथ बोले कि उन्हें जानने में दिलचस्पी है कि ये लोग क्या जानकारी लेकर आए हैं, और फिर काउंट ने दोहराया कि पहली महारानी ने बहुत ज्यादा गलतियां की हैं। इस पर एलेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि काउंट डिटेल में बताए कि उसका मतलब क्या है। राजा की दिलचस्पी देखकर लड़के को लगा कि ये अच्छा साइन है। जब वो रिपोर्ट सुना रहा था, बाकी लोग चुप बैठे थे, और ड्रैप को लग रहा था कि बड़े एरिस्टोक्रेट्स शायद उसकी हिम्मत से जल रहे हैं। काउंट तो ये तक सोचने लगा कि अगर उसकी तारीफ हुई तो वो अपने अंकल के लेवल तक पहुंच सकता है। उसे और भी हिम्मत इस बात से मिली कि सम्राट पूरी रिपोर्ट के दौरान मुस्कुरा रहे थे। अचानक सम्राट ने पूछा कि क्या ये सब लड़के की खुद की राय है या किसी ने उसे ये इन्वेस्टिगेशन करने की सलाह दी थी। ड्रैप ने गर्व से कहा कि ये उसकी खुद की राय है और 7 और नौजवान अरिस्टोक्रेट्स भी उसका साथ दे रहे हैं। लेकिन लड़के के लिए हैरानी की बात ये थी कि एलेक्स ने अचानक कहा, अच्छा है कि ऐसे बेवकूफ सिर्फ 7 ही हैं। पहले तो उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन हकीकत में सम्राट उसके साथ नहीं थे। काउंट का अंकल, जिसे पहले से अंदेशा था कि ऐसा हो सकता है, बस चुपचाप सिर झुका लिया। फिर शासक ने ड्रैप से पूछा कि क्या उसने कभी सोचा कि उस लेडी ने ऐसा क्यों किया। इसके बाद सम्राट ने सेक्रेटरी से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा। उनमें डिटेल में लिखा था कि रुबेलिया ने ये सब अजीब फैसले सिर्फ साम्राज्य के भलाई के लिए किए थे। एलेक्स ने ताना मारते हुए कहा कि ड्रैप इन पेपर्स को ध्यान से पढ़े, अगर उसके पास इतना दिमाग है तो। अब काउंट को समझ आया कि वो कितनी बुरी मुसीबत में फंस चुका है, लेकिन अब खुद को बचाने के लिए कुछ कर नहीं सकता था। कांपते हाथों से उसने वो शीट उठाई जो शासक ने उसकी तरफ फेंकी थी और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि मार्क्विस पर मिलिट्री हथियार बाहर भेजने और टैक्स चोरी करने का इल्जाम है। ये पढ़कर काउंट हैरान रह गया। राजा ने वो पेपर्स अलग अलग दिशाओं में फेंक दिए और बाकी अरिस्टोक्रेट्स ने भी उन्हें उठा लिया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनका साथी ऐसा काम कर सकता है, क्योंकि वो तो बाहर से अच्छा आदमी लगता था। एलेक्स ने फिर कहा कि महारानी ने अपनी रेप्यूटेशन दांव पर लगाकर विल्हेम को देश से भागने से रोका था। ड्रैप को अब समझ में आया कि उसने जो भी खराब जानकारी रुबेलिया के बारे में जुटाई थी उसका कोई मतलब ही नहीं था। इस सोच के चलते लड़की के माथे से ठंडी पसीना निकलने लगी और सीधे उस डॉक्यूमेंट पर गिरने लगी जो उसके हाथ में था। इस बीच सम्राट को याद आया कि जब कॉन्क्यूबाइन ने पैलेस में राज किया था तो क्या हुआ था। उन्होंने बताया कि उस समय पहली पत्नी को एहसास हुआ कि सब कुछ केवल एक ही इंसान पर छोड़ना समझदारी नहीं होगी। अब काउंट को पता चला कि आयशा को ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी गई थी ताकि लेडी पर पूरा बोझ न पड़े। शासक ने बार बार कहा कि रुबेलिया के सारे एक्शन सही थे, जिससे काउंट के पास कोई बहस करने का रास्ता नहीं बचा। अपनी बात खत्म करने के बाद एलेक्स ने कहा कि उसे ये भी नहीं पता कि उन 7 इडियट्स के साथ क्या किया जाए जिन्होंने उसके पत्नी की इज्जत पर दाग लगाने की कोशिश की। ड्रैप ने अपने सबसे बुरे सपनों में भी ऐसा मोड़ नहीं सोचा था, क्योंकि वो प्रमोशन की उम्मीद कर रहा था। और उसी समय हीरोइन खुद, जिसे मीटिंग में क्या डिस्कस हो रहा था इसकी कोई जानकारी नहीं थी, थोड़ी ऑकवर्ड महसूस कर रही थी।
मीटिंग खत्म होने के बाद आयशा अपने कमरे में लौटकर दुखी होकर कुर्सी पर बैठी और सांस फूंकती रही। हालांकि उसने उन लोगों का इस्तेमाल किया था, फिर भी उसे प्रोटेस्ट से ज्यादा परिणाम की उम्मीद थी, जो अंत में बेकार साबित हुआ। उस समय लड़की अपनी थॉट्स में खोई थी कि एक डिवोटेड मेड ने उसकी ध्यान खींची, क्योंकि उसने कुछ नोटिस किया और असिस्टेंट ने सोचा कि लेडी आज थोड़ी थॉटफुल लग रही है। लेकिन कॉन्क्यूबाइन खुद हैरान थी जब लड़की ने इसे बताया। आयशा ने पलटा और कहा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेड को पूरी तरह यकीन नहीं हुआ। फिर कॉन्क्यूबाइन ने माना कि वो परेशान थी क्योंकि सम्राट हाल ही में उससे मिलने नहीं आए थे। पहले असिस्टेंट्स ने खुद देखा था, लेकिन जोर से बोलने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन अब वे इसे फाइनली डिस्कस कर सकते थे। इसी बीच दूसरी पत्नी ने दुखी होकर कहा कि जब रूलर बहुत बिजी होते थे तब भी वे उससे मिलने आते थे। तब एक असिस्टेंट ने आइडिया दिया और सुझाव दिया कि लेडी को होली गॉडेस के रूप में काम करना चाहिए। उसने लेडी को समझाना शुरू किया कि केवल वही इस काम के लिए केपेबल है, क्योंकि उसने हिज मैजेस्टी की जिंदगी में बड़ा बदलाव किया है। ये सुनकर आयशा तुरंत खुश हो गई, क्योंकि उसने अपने लिए नए अवसर देखे। लड़की ने अपने असिस्टेंट का पूरे दिल से धन्यवाद किया इस अनएक्सपेक्टेड लेकिन जरूरी सुझाव के लिए। नॉवल में ऐसा भी समय था जब अक्टूबर आ रहा था और सारे छोटे पक्षी अपने नेस्ट्स बनाने लगे थे, और इसी समय कॉन्क्यूबाइन ने सभी नोबल लोगों को अपनी इवेंट में इनवाइट किया, जहां वो नई कल्चर की गॉडेस बनने वाली थी। इनविटेशन पढ़कर हीरोइन हैरान रह गई, क्योंकि एक बार फिर उसे नॉवल में ऐसा कुछ याद नहीं आया था। उसे लगा कि उसे ऐसा इवेंट याद होना चाहिए था, जिसका मतलब था कि ना तो लेटर में और ना ही आयशा की इवनिंग में ये लिखा था। हालांकि रोबेलिया ने उम्मीद नहीं की थी कि कॉन्क्यूबाइन इतनी ओपनली उसकी राह में अड़चन डालने की कोशिश करेगी। जब लेडी बाहर वॉक पर निकली, वो अभी भी अपनी दूसरी पत्नी के एक्शंस के बारे में सोच रही थी, इसलिए उसने तुरंत ध्यान नहीं दिया कि वे उसके पास कैसे आए। और सम्राट, जिसने दूर से एम्प्रेस को देखा, उसकी तरफ बढ़ते हुए मुस्कुराए और मिस को ग्रीटिंग में हाथ हिलाया। इस पर लड़की ने सोचा कि अब वे अक्सर सस्पिशियसली और बार बार एक दूसरे से एक्सीडेंटली मिल रहे हैं। इस स्थिति ने हीरोइन को काफी गुस्सा दिलाया, क्योंकि वो बस अपनी थॉट्स के साथ अकेले रहना चाहती थी। नतीजतन वॉक से लौटकर लेडी ने आखिरकार डिसाइड किया कि वो कॉन्क्यूबाइन के इवेंट में जाए। बहुत सारे अरिस्टोक्रेट्स इस इवनिंग में आए, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि क्या होगा। आयशा ने खुद इस इवेंट के लिए हाई सोसाइटी के रूल्स के मुकाबले थोड़ी छोटी ड्रेस पहनी। इससे लड़की ने तुरंत ही बाहर के पुरुषों और महिलाओं का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया, और यही तो वो शुरू से अचीव करना चाह रही थी। शुरुआत में कॉन्क्यूबाइन वरिड थी कि क्या इतनी छोटी आउटफिट पहनना उसके लिए टू फ्रिवलस नहीं होगा। दरअसल एटिकेट के हिसाब से एम्पायर में लेडीज ड्रेसेस पहनती हैं जो एंकल्स तक कवर करती हैं, चाहे गर्मी कितनी भी हो। लेकिन मिस प्रोप्राइटी मेंटेन करने से ज्यादा स्टैंड आउट करना चाहती थी, इसलिए उसने मजबूती से अपनी फिस्ट क्लेंच की। आयशा को पूरा कॉन्फिडेंस था कि कोई भी प्रेजेंट में खुद एम्प्रेस की आलोचना करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन ये फैक्ट कि रिबेलिया भी उसके इवेंट में आ रही थी, कॉन्क्यूबाइन को काफी परेशान कर गया। कॉन्क्यूबाइन को बिल्कुल पता था कि ये वही लेडी है जो सबसे ज्यादा अटेंशन अपने ऊपर खींचती है, जिससे प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी एम्प्रेस के लिए सबसे ऑफेंसिव बात ये थी कि पहली पत्नी समहाउ रूलर को खुद के लिए ले लेती थी, लेकिन आयशा खुद किसी काम में पीछे रह जाती थी। हालांकि एम्परर लगातार उसे गिफ्ट्स देता रहा। साथ ही कॉन्क्यूबाइन ऑलमोस्ट दुखी होकर उस समय को याद करने लगी जब रिबेलिया लगभग अननोटिस्ड रहती थी। इस पर लड़की ने फ्रस्ट्रेशन और एंगर में अपने खूबसूरत लिप्स को काट लिया, जो वो ओपनली अपनी इमोशंस नहीं दिखा सकती थी। लेकिन अब लेडी ने अपने चेहरे पर स्माइल डाल ली, क्योंकि वो सबकी अटेंशन का सेंटर बनने वाली थी। मिस खुशी खुशी सभी का स्वागत करती है जिन्होंने उसके इवेंट में आने की अग्रीमेंट दी, क्योंकि ये उसके लिए इंपॉर्टेंट था। अचानक आयशा अपनी स्पीच के बीच फ्रीज हो गई, क्योंकि उसने कुछ देखा जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी लड़की ने अपनी स्पीच को रिस्टोर करने की कोशिश की, ताकि नोबिलिटी के सामने परफॉर्मेंस में कोई पॉज ना हो। लेकिन यह फैक्ट कि रिबेलिया ने इतनी रिवीलिंग रेड ड्रेस पहनी थी, कॉन्क्यूबाइन को बिल्कुल शांति नहीं देती थी। नतीजतन कई अरिस्टोक्रेट्स केवल मैग्निफिसेंटली ड्रेस्ड पहली एम्प्रेस की तरफ हॉरर से देखने लगे।